नया चैप्टर शुरू शुरू करेंगे। करेंगे। अब है ना, फेडरलिज्म के बारे में पढ़ेंगे। फेडरलिज्म के बारे में पढ़ेंगे। फेडरलिज्म क्या है? गवर्नमेंट का एक फॉर्म है। गवर्नमेंट का दो फॉर्म होता है, एक फेडरलिज्म फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, एक यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इसके बारे में नहीं पढ़ना है, ठीक है, इसके बारे में पढ़ना है। हम्म, तो एक ऐसा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जो कि सहयोग से चलता है। जो कि सहयोग से चलता है। ये गवर्नमेंट का ऐसा फॉर्म जिसमें कहता है कि देखिए, गवर्नमेंट का तो 3 लेवल होता है, सेंटर, स्टेट लेवल, लोकल लेवल। ये वर्टिकल फॉर्म है पावर शेयरिंग का। तो ये इसमें क्या है, पावर सबके बीच में शेयर होगा। यूनिटरी क्या कहता है कि सारा पावर सिर्फ मेरे ही पास रहेगा, लेकिन फेडरल कहता है कि हम सहयोग से चलाते हैं, पावर का डिवीजन इसमें जरूरी है। तो फेडरलिज्म क्या है? गवर्नमेंट चलाने का एक तरीका है। वह तरीका है जिसमें पावर क्या होता है, शेयर होता है। शेयर होता है। तो यहाँ पे देखो, व्हाट इज फेडरलिज्म? द फेडरलिज्म इज ए सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। फेडरलिज्म इज ए सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जिसमें इन विच पावर इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट। तो फेडरलिज्म क्या है? इज ए सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच पावर जो है डिवाइड होता है बिटवीन डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट, डिफरेंट पीपुल, डिफरेंट सोशल ग्रुप, डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट का क्या लेवल होता है? सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल, लोकल लेवल। यही ना वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग, उसी को क्या कहते हैं? फेडरलिज्म। तो ऐसे लिख के दिखा दोगे फेडरलिज्म क्या है, डेफिनेशन तो ये एग्जाम में लिख के दिखा दोगे। दूसरा क्वेश्चन ये पूछता है कि फेडरलिज्म का फीचर्स बताइए। फेडरलिज्म का फीचर्स बताइए, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। फेडरलिज्म का क्या क्या फीचर्स है? तो एक तो फीचर्स बताइए कि पावर का क्या होता है, डिवीजन होता है। और भी देखते हैं इसमें क्या क्या होता है। तो एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। तो यहाँ पे लिखोगे कि इस सिस्टम में क्या होता है, 2 और मोर लेवल होता है गवर्नमेंट का। 2 और मोर लेवल ऑफ गवर्नमेंट। जैसे गवर्नमेंट का क्या क्या लेवल होता है? सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल, लोकल लेवल। ठीक है ना? फिर से अपने मन से पॉइंट आउट भी लिख सकते हो कि वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग इज द बेसिक फीचर ऑफ फेडरलिज्म। तीसरा पॉइंट में लिखोगे हर एक लेवल जो होता है, ईच लेवल हैज इट्स ओन जुरिडिक्शन। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट है तो गवर्न करेगा सेंट्रल लेवल पे, स्टेट गवर्नमेंट है तो गवर्न करेगा मतलब सरकार चलाएगा स्टेट लेवल पे। इसे हम बोला कि फेडरलिज्म क्या, इस लेवल हैज इट्स ओन जुरिडिक्शन। ऐसा नहीं कि किसी का भी कोई जुरिडिक्शन डिफाइन नहीं है, ये नीचे वाला काम ये करने लगे नहीं, ऐसा नहीं है। फिर से उसके बाद क्या है, द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी चेंजेड बाय वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट। कानून का बुक है कॉन्स्टिट्यूशन, उसको में कुछ चेंजिंग करना है तो ऐसा नहीं कि कोई भी एक ही लेवल का गवर्नमेंट चेंज कर सकता अकेले, नहीं। बोर्ड, सेंटर और स्टेट दोनों का रोल है कॉन्स्टिट्यूशन को क्या करने में, चेंजिंग करने में। अभी बताएंगे कि सेंटर में 2 हाउस होता है, लोकसभा और राज्यसभा। तो इन दोनों का 2/3 मेजोरिटी चाहिए, प्लस इंडिया में जितना भी स्टेट है 28 से 29, उसका हाफ ऑफ द स्टेट का भी मंजूरी चाहिए। 14 स्टेट देना चाहिए। जुडिशियरी एक्ट एज ए अंपायर इफ डिस्प्यूट बिटवीन डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट। अब बोल रहा है फेडरलिज्म में कि अगर मान लीजिए हम समझ के पावर शेयरिंग होता है सेंटर, स्टेट और लोकल लेवल के बीच में, लेकिन आपस में अगर डिस्प्यूट हो जाए पावर शेयरिंग के बीच में तो झगड़ा तो होता ही है। तो इस डिस्प्यूट को कौन रिजॉल्व करेगा? जुडिशियरी। जुडिशियरी एक्ट करता है किसके तरह, अंपायर के तरह। यदि डिस्प्यूट राइज होगा डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट के बीच में, ठीक है। फिर से उसके बाद है सोर्स ऑफ रेवेन्यू इज स्पेसिफाइड। पैसा कमाने का इसका क्या स्पेसिफाइड है, मतलब कि सेंटर के लिए मिला गया कि कोई चीज पर टैक्स कौन लेगा, सेंटर। जैसे दारू है तो दारू से जो भी पैसा कमाई होता है स्टेट के खाता में जाएगा, स्टेट के खाता में जाएगा। जो इनकम टैक्स है उससे जो भी कमाई होगा वो सेंटर लेगा। अच्छा। तो सोर्स ऑफ रेवेन्यू मतलब क्या होता है, पैसा का कमाई स्पेसिफाइड है ताकि पावर शेयरिंग के समय झगड़ा नहीं आए।
अगर स्पेसिफाइड नहीं होता तो कहता कि दारूगुल्ला पैसा हम लेंगे, वो कहेगा दारूगुल्ला पैसा पैसा हम हम लेंगे। लेंगे। तो समझ में आ रहा, पावर शेयरिंग होगा, पर दोनों में अलग अलग झगड़ा होगा, सुप्रीम कोर्ट आ जाएगा। पैसा कमाने का है तो स्पेसिफाई है, नियम है, ऐसा नहीं कि कुछ भी कर देंगे। लास्ट में लिखेंगे कि फेडरल सिस्टम का दो ऑब्जेक्टिव होता है। जो ऑब्जेक्टिव होता है फेडरल सिस्टम का, एक होता है प्रमोट करके यूनिटी ऑफ कंट्री, प्रमोट सबको पावर दे रहे हैं मिलजुल के रह भाई, कुछ पावर तू ले ले, कुछ पावर हम है, सबको मिलजुल के रहेंगे। प्रमोट रीजनल डाइवर्सिटी, मतलब सबको पावर दे रहा है। प्रमोट मतलब नहीं समझ में आता है, प्रोत्साहन। बढ़ा रहा है, तो रीजनल डाइवर्सिटी बढ़ा रहा है। प्रमोट हाँ बढ़ा रहा है। मुस्लिम है, हिंदू है, सिख है, सबको पावर दिया जा रहा है थोड़ा थोड़ा, ठीक है। जहाँ पे SC ST की संख्या ज़्यादा है वहाँ का सीट रिजर्व कर दिया जा रहा है SC ST के लिए। तो रीजनल डाइवर्सिटी नहीं बढ़ा रहा है। ऐसा नहीं रहता तो सिर्फ एक ही आदमी राज करता तो कहाँ डाइवर्सिटी रह जाता, बस एक ही वो सरकार, एक ही पावर दिखाई पड़ता। वन पार्टी सिस्टम हो जाता। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बताओ की फीचर्स क्या है फेडरलिज्म का, बिना देखे बताना है। पहले देख लो एक बार कि यहाँ पे देयर आर 2 और मोर लेवल ऑफ गवर्नमेंट है, एक से ज़्यादा लेवल होगा गवर्नमेंट का। फेडरल फीचर है, फिर से उसके बाद सेंट्रल स्टेट लेवल गवर्नमेंट लेवल। फिर से ये भी बताए थे वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर स्विंग इज द बेसिक फीचर ऑफ फेडरलिज्म। फिर से तीसरा बताया है कि हर एक लेवल का अपना ज्यूरिडिक्शन होगा। ज्यूरिडिक्शन मतलब काम करने का अधिकार क्षेत्र, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट गवर्न एट सेंट्रल लेवल या वर्क एट सेंट्रल लेवल, स्टेट गवर्नमेंट वर्क एट सेंट्रल लेवल। तीसरा, कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करना है, द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन cannot be changed by any of government, alone by any level of government. अकेले नहीं चेंज कर सकते। It can be changed by both center and state. फिर से इसके it can change with the help of center and state. फिर जो if the dispute arises between, अलग अलग गवर्नमेंट के बीच में डिस्प्यूट अराइज होगा तो रिजॉल्व कौन करेगा डिस्प्यूट को? सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट। सोर्स ऑफ रेवेन्यू जो है पैसा कमाने का जरिया स्पेसिफाइड है। फेडरल सिस्टम का दो ऑब्जेक्टिव है। इतना सारा फीचर्स क्यों इसलिए अपनाया जा रहा है, इसे सरकार क्यों चाहिए? क्योंकि स्टेबल रहे, प्रमोट स्टेबल गवर्नमेंट, पावर सबके पास इक्वली, फिर से प्रमोट रीजनल डाइवर्सिटी। अच्छा, तो क्या क्या किए? एक तो डिफरेंट लेवल है गवर्नमेंट का होना चाहिए, फिर से अब ज्यूरिडिक्शन होना चाहिए सभी का, फिर से कॉन्स्टिट्यूशन अकेले चेंज नहीं कर सकते हैं, स्टेट और सेंटर रोल निभाएगा कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करने में। जो रेवेन्यू वो स्पेसिफाइड है, फेडरल गवर्नमेंट उसका दो वो ऑब्जेक्टिव है, स्टेबल गवर्नमेंट, प्रमोट रीजनल डाइवर्सिटी हो गया। और बेसिक फेडरल है, वर्टिकल का बेसिक फेडरल। अब इसी में क्वेश्चन घुमा के पूछेगा कि बताइए मेंशन एनी 5 फीचर्स व्हिच मेक्स इंडिया इज अ फेडरल कंट्री, या व्हाट मेक्स इंडिया फेडरल कंट्री। इंडिया में ऐसा क्या चीज है जो इंडिया की सरकार को फेडरल सरकार बनाती है? ये इंडिया के सरकार अगर फेडरल है तो उसका विशेषता बताइए क्यों है। तो वही सब बात लिख दोगे, इसी को हम और भी तरीके से लिख दिए हैं, तो वही हम लिख देंगे, बात हो जाएगा। वो लिख दोगे। देयर 3 टायर गवर्नमेंट इंडिया में, सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल, लोकल लेवल। फिर से भी लिख दोगे कि जो सारा स्टेट है वो इक्वल पावर इंजॉय नहीं करता है इंडिया में। ये बात फेडरल के लिए सही है? कभी MCQ में आएगा तो बोलना हाँ सही है। जम्मू कश्मीर को स्पेशल दर्जा मिला था ना, स्पेशल दर्जा मिला था थोड़ा सा, तो सारे स्टेट को इक्वल पावर नहीं दिया गया, ठीक है। फिर से यहाँ पे डिफरेंट एरियाज ऑफ ज्यूरिडिक्शन है कि नहीं? सबके लिए अपना अपना अलग अलग। यूनियन लिस्ट पे कौन बनाएगा? सेंटर। स्टेट लिस्ट पे, स्टेट कंकरेंट लिस्ट पे बहुत बना सकता है। स्टेट लिस्ट कहाँ से आ गई? कॉन्ग्रुएंट लिस्ट वही हो गया, बताएंगे अभी, वो समझ में आएगा ना, लिख देगा ना। वही एक चीज याद रखो कि जो फंडामेंटल प्रोविजन चेंज करना है कॉन्स्टिट्यूशन का, कैन नॉट चेंज बाय ओनली वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट। एनी चेंजेस अगर कोई चाहिए तब मेजोरिटी ऑफ 2/3 मेंबर चाहिए, बोथ हाउसेस का, राज्यसभा, एंड आल्सो रेटिफाइड बाय एटलीस्ट हाफ ऑफ द स्टेट ऑफ द इंडिया, टोटल स्टेट ऑफ द इंडिया। सब याद करो, ठीक है। ये सब ऐसे वही बात लिख देना, ठीक है। फेडरल फीचर्स पूछे इंडिया में फेडरल क्या है तो पांचों बात लिख देना, और इंडिया फेडरल क्यों है उसके लिए भी वही लिख देंगे।
लेकिन एक क्वेश्चन और आएगा कि इंडिया में जो फेडरल प्रैक्टिसेस कैसे होता है। वही होगा। नहीं, दूसरा क्वेश्चन बदल जाएगा। प्रैक्टिसेस ये शब्द आएगा तो बताएंगे। चलो यहाँ देखो, आर्टिकल आर्टिकल 371 के बारे में पूछता है। कभी एमसीक्यू में आएगा कि इंडिया में का एक फेडरल फीचर का यह विशेषता है कि हर एक स्टेट के पास इक्वल पावर नहीं है, अनइक्वल पावर है। हाँ, तो बोलोगे हाँ, सुनने में अजीब लगता है लेकिन हाँ है। तो सोचेगा क्यों किसी को ज़्यादा दिया गया है। हाँ, तो कारण है, कारण पढ़ना बाद में। अनइक्वल इसका दिया गया है तक उसको कुछ स्पेशल राइट दिया गया है। इन आर्टिकल 371 कुछ स्टेट को क्या दिया गया है, स्पेशल राइट दिया गया किस आर्टिकल में, आर्टिकल 371 में, ताकि वह हम लोग के साथ रहे और उसको थोड़ा कम विकसित है तो ज़्यादा उसको राइट दिया गया है। काम करो। जैसे नागालैंड, नागालैंड, असम, मणिपुर, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, सारा नॉर्थ ईस्ट का स्टेट है। हाँ, इन सबको क्या दिया गया, स्पेशल पावर। स्पेशल पावर दिया फिर गया। गोवा, हैदराबाद, इन सबको भी, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश को भी। ठीक है, अच्छा, इधर साइड सिर्फ गोवा आ गया, बाकी सब उधर साइड। समझ में आ गया ना। हाँ, सारा उधर साइड। पूछ भी देगा एमसीक्यू में 371 में किसको स्पेशल राइट है, तो सारा नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ ईस्ट वाले को, एक बस इधर साइड के गोवा, हैदराबाद, हाँ, तेलंगाना। तेलंगाना। ठीक है। फिर व्हाट आर द डुअल ऑब्जेक्टिव ऑफ फेडरलिज्म, ऐसा क्वेश्चन आ जाए, क्या ऑब्जेक्टिव है फेडरलिज्म का। स्टेबल गवर्नमेंट प्रोवाइड करे, ये यूनिटी ऑफ द कंट्री, स्टेबल गवर्नमेंट और रीजनल डाइवर्सिटी को प्रमोट करे। फिर से यहाँ पर है, एक्सप्लेन द बोथ टाइप ऑफ फेडरलिज्म। फेडरलिज्म का दो प्रकार भी, अभी तक क्या पढ़े, फेडरलिज्म का डेफिनेशन क्या है, फेडरलिज्म का फीचर्स क्या है, फेडरलिज्म इंडिया में कैसे है, अब फेडरलिज्म का टाइप पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो देखो फेडरलिज्म दो तरीके का होता है। ठीक है, एक होता है, अगर ऐसे आता है एक्सप्लेन बोथ टाइप ऑफ फेडरलिज्म, या फिर इसी को घुमा के आता है कि कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म और होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म, इस दोनों में अंतर क्या है। यही दो टाइप होता है फेडरलिज्म का, कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म और होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म। ठीक है, और एक आना है। कमिंग मतलब क्या होता है कि यहाँ पे देखो, आना, ये बहुत सारा स्टेट है, हाँ, एस मतलब स्टेट लिखा है, ठीक है, गोल बना कैसे दिखा देना। ठीक है। बहुत सारे स्टेट है ना, अमेरिका में क्या है कि बहुत सारा स्टेट है, एक संधि करके आया है, आपस में एग्रीमेंट करके आया है कि हमको इक्वल पावर दो, सबको, सबको क्या मिलना चाहिए, इक्वल पावर मिलना चाहिए। कोई सेंट्रल डिस्टेट गवर्नमेंट नहीं होना चाहिए। यहाँ पे सारा स्टेट है अमेरिका में 50 इस सब का क्या है, दो, सब मतलब सबके पास इक्वल पावर है, है, सबके पास क्या है, इक्वल पावर। दूसरी बात, सबके पास इक्वल पावर है, बोलो सबके पास अपना अपना सुप्रीम कोर्ट भी है, इसका अपना, इसका अपना। इंडिया में तक क्यों नहीं, सबका अपना अपना है। इन सब का अपना अपना दो वो झंडा भी है, ये वो अमेरिका का है वो अपना है, वो अमेरिका का है वो अपना है। इन सब के पास दो नागरिकता है, हम लोग के पास क्यों नागरिकता है, हम लोग भारतीय हैं सिर्फ। ये अपना कहेगा हम लोग टेक्सास हैं और अमेरिकन भी है, ऐसे कहेगा। तो इस सब आपस में क्या है, एक जो है आपस में संधि करके आया हुआ है। इसमें से किसी को भी कम पावर मिलेगा तो फेडरेशन में से क्या करेगा, निकल जाएगा। ठीक है, तो कमजोर फेडरेशन होता है। अच्छा, ठीक है, और ये अमेरिका में होता है। हाँ, इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में बीच तो में सेंट्रल गवर्नमेंट है, इस सब के बीच बाकी में सब पावर शेयरिंग कर रहा है। हाँ। हो सकता है इसी क्रम में किसी को कम दे रहा है, किसी को थोड़ा सा ज्यादा ज्यादा दे रहा है, कोई संधि का परिणाम नहीं है। है। यहाँ पर एक ही वो सेंट्रल गवर्नमेंट है। हाँ, कि ज्यादा बराबर होगा तो सब ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ देखो कैसे बनाए गए हैं, ये कौन है, अमेरिका वाला, सारा अमेरिका वाला स्टेट है, हाँ, सबके मिल के इसे क्या बना दे रहा है, वो नेशन बना था। तो यहाँ पर क्या लिखोगे बताओ, फिर ये क्या बोलते हैं, कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म में मेनी स्टेट कमिंग टुगेदर टू फॉर्म ए बिगर यूनिट, बहुत सारे स्टेट आएगा कमिंग टुगेदर क्या बना देगा, बिगर यूनिट या बिगर नेशन। अब इसमें जैसे एग्जांपल कहाँ का देखने के लिए मिलता है, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, एग्जाम सीक्यू में भी पूछ देगा कहाँ का है। ठीक है, और इसमें क्या है, इसमें फिर उसका अपोजिट लिख देंगे अब। नहीं, अच्छा, ए लार्ज कंट्री डिसाइडेड टू डिवाइड इट्स पावर बिटवीन स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, एक बड़ा सा कंट्री है जो कि वो डिसाइड करेगा कि हमको पावर को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे सेंटर और स्टेट के बीच में। जैसे एग्जांपल इंडिया, स्पेन में क्या है, ये होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन है। इंडिया में क्या है, होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। ठीक है, फिगर ऐसे से बनाओगे, हाँ, इसी से बनाओगे, ऐसे गोला गोला कर देंगे। अच्छा से, ऐसा आंसर कोई मिलने वाला भी नहीं। ठीक है, जो बीएससी में जैसे आंसर लिखा जाता है वही से तुमको लिख के बताते हैं। ऑल स्टेट एंजॉय इक्वल पावर,
ऑल स्टेट अपना अपना पावर एंजॉय करता है, इक्वल कहाँ पे, कमिंग अमेरिका टुगेदर, कमिंग टुगेदर। इसे समझाएगा कोई? यूपीएससी में सिखाया जाता है फेडरलिज्म का मतलब क्या होता है। ग्रेजुएशन पास कर गए तब हम तुझे फेडरलिज्म क्या होता है तुमको देखिए हम सिखा दे अभी रहे हैं। सीख गए। चलो, ये अनइक्वल पावर, यूपीएससी में ये Distribution. टॉपिक कितना महत्वपूर्ण है ना, फेडरलिज्म। अनइक्वल पावर डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन डिफरेंट स्टेट। states. यहाँ पर क्या अनइक्वल पावर डिस्ट्रीब्यूशन है अलग इंडिया अलग, में, हाँ, है कि नहीं, बिटवीन डिफरेंट हाँ, स्टेट। पावर इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट लेवल। यहाँ पर क्या है, इक्वली है। इक्वली है। यहाँ पे अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है बिटवीन सेंट्रल एंड और स्टेट लेवल। डिस्ट्रिक्ट मोदी के पास कुछ ज्यादा पावर है, हम्म नीतीश कुमार के पास कम कम है। पावर है, इसे याद रखो। प्लस भारत में सारे स्टेट के पास इक्वल पावर नहीं है, लेकिन वहाँ पे सारे स्टेट के पास इक्वल पावर है। एक तो सेंटर स्टेट में भी अंतर आ जा रहा पावर में इंडिया में। हाँ, अब पावर से डिवाइड हो ही रहा, शेयरिंग हो ही रहा हाँ, है। स्टेट स्टेट के बीच में भी अंतर आ जा रहा है, लेकिन वहाँ पे तो सेंटर बात का चीज ही नहीं है। सेंटर स्टेट में पावर डिवाइड ही नहीं हो रहा, पहली बात। हाँ, सिर्फ अच्छा स्टेट स्टेट से दोनों के बीच में पावर क्या इक्वल है। चलो, मतलब जो आयरलैंड का आदमी होगा वो लिखेगा कि हम आयरलैंड के भी और हाँ, अमेरिका के भी है, तभी ना आयरलैंड एक देश है अगला। आयरलैंड देश नहीं है, आयरलैंड खेलता है क्रिकेट में। चलो यहाँ देखो, खेलता है। कमिंग टुगेदर फेडरेशन, टाइप्स ऑफ फेडरेशन क्या है, कमिंग टुगेदर फेडरेशन, होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। उसके बाद इसमें क्या है कि मेनी स्टेट, फिगर याद रखो, वैसे भी याद रखो, बहुत सारा स्टेट कमिंग टुगेदर टू फॉर्म अ बिग नेशन या यूनिट है। उसके एग्जांपल यूएसए, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया। इसमें क्या है, ए लार्ज कम्युनिटी, ए लार्ज कंट्री डिसाइड टू शेयर इट्स पावर बिटवीन स्टेट एंड सेंटर। ऐसे इंडिया, स्पेन, यहाँ पर क्या ऑल स्टेट एंजॉय इक्वल पावर। यहाँ पे ऑल अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। यहाँ पर क्या पावर इज शेयर इक्वली बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। सेंटर भी है वो, और स्टेट गलती से बोले तो उसमें नहीं है, सेंटर है लेकिन उतना महत्व नहीं है, मतलब बात बराबर ही है। हाँ, इक्वल सेंटर एंड स्टेट। यहाँ पर क्या है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट। ठीक है, याद हो किया? इतना टफ क्वेश्चन याद कराया गया। होल्डिंग टुगेदर, कमिंग टुगेदर, नाम में से अल्टर लग रहा है, ये लिख लोगे। बता दे रिविला केस अमेरिका में है, सारे लोग आएंगे और एक बड़ा यूनिट या नेशन बनाएंगे। इसमें डिसाइड करेगा कंट्री कि हमको पावर शेयर करना है अपने स्टेट के साथ। ये फिगर बना दो कि स्टेट स्टेट, यहाँ पे बीच में सेंटर स्टेट रख देंगे। यहाँ सब स्टेट के बीच में पावर क्या है, यहाँ पे अलग है, और यहाँ पे समझ गए। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लिखे हैं, बोल भाई संविधान में कैसे चेंजिंग होता है। एमसीक्यू में आएगा, चाहे लिखने के लिए आएगा। फेडरेशन में संविधान में कैसे चेंज होता है फेडरल गवर्नमेंट में, तो बोले थे 2/3 मेजोरिटी चाहिए हर एक हाउस का, और प्लस 1/4 14 हाफ ऑफ द स्टेट, मतलब 14 स्टेट अप्रूवल चाहिए। अगर तुमको लैंग्वेज में नहीं लिखने आ रहा था, इसे भी लिख दोगे फिगर बना हाफ ऑफ द 14 स्टेट। देखो कहाँ चले गया, ऐसे लिख दोगे अगर नहीं आ रहा फिगर बनाने तो। लिख यहाँ पे अपर हाउस, लोअर हाउस, 2/3 मेंबर्स मेजोरिटी अप्रूवल प्लस 14 स्टेट लेजिस्लेटिव ऑफ इंडिया अप्रूवल, ऐसे लिख दोगे। 2/3 मेजोरिटी भी चाहिए, हाँ 2/3 मेजोरिटी भी चाहिए, और 14 स्टेट का अप्रूवल भी चाहिए हर एक हाउस से। ठीक है, 1/3 नहीं, 14, 2/3 हाँ, बस आएगा। How are the legislative power divided between the union government and the central government? जो legislative power है वह कैसे डिवाइड होता है यूनियन और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में, यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में। ठीक है ना, कैसे डिसाइड होता है लेजिस्लेटिव पावर कैसे, मतलब लेजिस्लेटिव पावर से डिवाइड होता है। लेजिस्लेटिव पावर मतलब कानून बनाने की शक्ति, वो नहीं, वो डिफरेंट फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग है। ये शब्द आना चाहिए सवाल में, लेजिस्लेटिव पावर। लेजिस्लेटिव पावर मतलब क्या होता है, एग्जीक्यूटिव का भी पूछ लेगा, नहीं सिर्फ ये पूछेगा। लेजिस्लेटिव पावर मतलब क्या होता है, कानून बनाने की शक्ति। कानून बनाने की शक्ति किस पे डिसाइड होता है, कुछ पे कानून तुम बनाएगा, कुछ पे हम बनाएगा, कुछ पे दोनों बनाता है। मतलब सिर्फ ऐसे सवाल आएगा यही। अरे चुप नहीं पूछो, अरे ये बोला जा रहा है लेजिस्लेटिव पावर, अपने मन से जो सवाल आएगा वही बताएंगे हम। ठीक है, लेजिस्लेटिव पावर कैसे होगा, तो यहाँ पे 3 वो लिस्ट दिया हुआ है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में।
यूनियन लिस्ट जिसपे केवल सेंटर लॉ बना सकता है। स्टेट लिस्ट जिसपे केवल स्टेट लॉ बना सकता है। कॉन्करेंट लिस्ट जिसपे यूनियन सेंटर दोनों मिल के लॉ बना सकता है। अच्छा, इसके एग्जाम्पल भी लिखना है कि पूछता भी यूनियन लिस्ट में कौन आएगा, स्टेट लिस्ट में कौन आएगा। तो देखो यूनियन लिस्ट में क्या, डिफेंस, रक्षा, तोप, विमान, ये सब बनाना है तो इस पे कानून कौन बनाएगा? केंद्र सरकार। फॉरेन अफेयर्स फॉरेन विदेश मामले को देखना है तो बिहार का सरकार बनाएगा, नहीं बनाएगा वो, तो वो बनाएगा। बैंक का कोई चीज है तो कौन देखेगा? अब यूनियन लिस्ट। पैसा उसा का बात है, मनी पैसा का बात है केंद्र। कम्युनिकेशन, संचार, मोबाइल, 5G टावर लगाना, ये सब के कानून कौन बनाएगा? अब यूनियन लिस्ट है, 5G टावर उसका ही होगा। स्टेट लिस्ट में क्या है कि सिर्फ से स्टेट सेंटर स्टेट बना सकता है लॉ। जैसे पुलिस पे कानून कौन बनाएगा? स्टेट। ट्रेडर, व्यापार पे कौन बनाएगा? स्टेट। इरिगेशन, कॉमर्स, एग्रीकल्चर, खेती। अरे तुमको स्टेट लिस्ट समझ याद कराते, तुमको तो और याद हो जाएगा। स्टेट लिस्ट जब भी है कि स्टेट लिस्ट में कौन कौन सा सब्जेक्ट रखा गया, तो इसके लिए तुम अपना राजेपुर गांव याद कर लो। राजेपुर गांव जाती है तो वहाँ पे खेती है तो मतलब नीतीश कुमार कानून बनवाएंगे वहाँ पे। पुलिस से दिखाई पड़ता ही होगा, पापा का तो व्यापार है ही वहाँ पे, तो इन सब पे नीतीश कुमार कानून बनाएगा। और जो बच गया, अब बाकी चीज सब याद करा ही दिए। अब यहाँ पे देखो कि कौन सा जो है कॉन्करेंट लिस्ट में, कॉन्करेंट लिस्ट में पावर बनाने, लॉ बनाने का अधिकार किसका है? बोथ सेंटर एंड स्टेट दोनों बना सकते हैं। जैसे एजुकेशन दोनों कोई बना सकता है। फॉरेस्ट, ट्रेड यूनियन है, ट्रेड है सिर्फ, ये यूनियन है। ट्रेड यूनियन व्यापारियों का संघ। शादी ब्याह पे मैरिज, एडॉप्शन, सक्सेशन, डिवोर्स भी इसी पे आ जाएगा, इसी पे आता है। ठीक है, तो चलो ये देखो लेजिस्लेटिव पावर के बेसिस पे पावर डिवीजन बताओ। वो दूसरा क्वेश्चन, डिफरेंट फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग बोले तब बताना रहता है। वर्टिकल पावर शेयरिंग, हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग, वो पावर शेयरिंग का फॉर्म है। लेकिन यहाँ बोला लेजिस्लेटिव पावर बताइए किस तरीके से डिवाइडेड। लेजिस्लेटिव पावर मतलब कानून बनाने की शक्ति। तो कानून बनाने की शक्ति 3 बात पे निर्भर करता है, यूनियन लिस्ट पे, स्टेट लिस्ट पे, कॉन्करेंट लिस्ट पे। यूनियन लिस्ट पे सिर्फ और सिर्फ सेंटर कानून बना सकता है, जिसमें आता है डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, बैंक, मनी, कम्युनिकेशन। स्टेट लिस्ट में सिर्फ स्टेट बना सकता है, पुलिस, ट्रेड, कॉमर्स, एग्रीकल्चर, इरिगेशन। कॉन्करेंट लिस्ट में बोथ सेंटर और स्टेट कानून बना सकता है, एजुकेशन, फॉरेस्ट, ट्रेड यूनियन, मैरिज, एडॉप्शन, सक्सेशन। क्वेश्चन करें, वो लेजिस्लेटिव वही लेजिस्लेटिव है ना जो स्टेट लेजिस्लेटिव, हाँ वैसे। तो ये वर्टिकली फॉर्म का तो था, वर्टिकली फॉर्म में आता है ना कि एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, लेजिस्लेटिव, सॉरी हॉरिजॉन्टल फॉर्म में। चलिए याद है, याद रखो। अगर कभी ऐसा आएगा कि एजुकेशन को कॉन्करेंट लिस्ट में क्यों रखा गया, एक बार आया था क्वेश्चन घुमा के, तो बोल देंगे एजुकेशन इस कॉन्करेंट में इसलिए रख दिया गया कि इस पे स्टेट और सेंटर दोनों कानून बना सकता है। फिर ऐसे अगले बार कुछ पूछ देगा, मतलब कि फॉरेन अफेयर्स को सेंट्रल लिस्ट में क्यों रखा गया है, तो वहाँ सेंटर कैन मेक अ लॉ। अगर सब बना, नीतीश कुमार कहेगा चाइना से अलग लॉ बना देगा, वहाँ पे यूपी अलग बना देगा चाइना से लॉ, ऐसा थोड़ी होगा कोई ये वो, तो इसे होगा। ठीक है, लेजिस्लेटिव पावर पे का ये लिख देंगे। या फिर इसे पूछ सकता है डिफरेंट लिस्ट बताइए संविधान में क्या क्या है, तो 3 वो लिस्ट है। एमसीक्यू में पूछेगा यूनियन लिस्ट पे कौन कानून बना सकता है, सिर्फ और सिर्फ सेंटर। कॉन्करेंट लिस्ट पे दोनों, स्टेट लिस्ट पे सिर्फ स्टेट। इन तीनों के अलावा भी एक लिस्ट होता है, कौन सा? कल कि तुम्हारे ऊपर कानून बना सके, जो भी छोटी लड़की उसके ऊपर कानून बनाना है, ये तो कन्वेंशन नहीं संविधान में, तो ये मजाक किए याद कराने के लिए। ठीक है, तो उसको कहेंगे रेसिडुअल सब्जेक्ट। क्या कहेंगे? रेसिडुअल सब्जेक्ट। या फिर इसको कहेंगे, कभी भी आए ना, व्हाट इज रेसिडुअल पावर या व्हाट इज रेसिडुअल सब्जेक्ट। तो दीज आर रिलेटेड टू दो सब्जेक्ट विच आर नॉट कम्स अंडर एनी लिस्ट। तो तीनों लिस्ट में से कोई लिस्ट में नहीं है, आर कॉल्ड रेसिडुअरी सब्जेक्ट। जैसे स्पेस टेक्नोलॉजी हुआ, साइबर सिक्योरिटी हो गया, साइबर क्राइम, स्पेस, ये सब किस में आता है? रेसिडुअल पावर में आता है। ऑन रेसिडुअल सब्जेक्ट किसका सिर्फ हक है कानून बनने का? खाली सेंटर, खाली सेंटर। यूनियन लिस्ट पर भी सेंटर बनाता है, ऐसे उस पे कांग्रुएंट पे भी सेंटर और दोनों मिलके इसी का क्वेश्चन है। जब आगे बढ़ के
इंडिया में फेडरल तो फॉर्म है, लेकिन वो फेडरल में क्या होता है, पावर शेयर होना चाहिए सबके बीच में, लेकिन स्टेट की ओर ज़्यादा झुका हुआ है। 12th में पढ़ोगे ये चीज़, ठीक है। अच्छा तो रेसिड्यूअल समझ गए ना? क्या लिखोगे रेसिड्यूअल में? कि ये सेंटर के द्वारा बनाया जाता है। दोज लिस्ट दोज ये लिस्ट सब्जेक्ट which are not comes under any list list is called residual subject. On residual Under subject one one center can make law. law. Example space Example technology, space cyber technology. security। याद हो गया? आइए अब हम इसमें भी याद करवा दे रहे हैं। वाट भले यहाँ पर है 3 लिस्ट पता ही है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट। देख लो इस सब पे कौन कानून बनाएगा? सिर्फ सेंटर। इस पे कौन बनाएगा? स्टेट। इस पे कौन बनाएगा? एजुकेशन, फॉरेस्ट। इस सब पे एडॉप्टेशन, सक्सेशन, मैरिज, डिवोर्स, ये सब पे कंकरेंट, ठीक है ना? याद हो गया? पूरा लिस्ट याद है ना? ये राजेपुर, देखो राजेपुर, इरिगेशन, पुलिस, बाकी दोनों सिर्फ याद करो, जो बच गया इसमें रख दो, में आ जाएगा। ठीक है। अब बताओ कोई सब्जेक्ट जैसे साइबर सिक्योरिटी हो गया, स्पेस हो गया, कंप्यूटर सब्जेक्ट में आएगा वन इज सेंटर, ठीक है। यहाँ पे भी क्वेश्चन है, व्हाट विल हैपन टू सच सब्जेक्ट विच डू नॉट कम इन एनी ऑफ दिस लिस्ट, देन इट विल फॉल अंडर रेसिडुअल सब्जेक्ट या कम्स अंडर रेसिडुअल सब्जेक्ट। इसका क्वेश्चन लिए हम, देखो यहाँ पे यहाँ पे आ गया, यहाँ पे अभी कैसे आ गया ये वाला? डिसेंट्रलाइजेशन नहीं, यहाँ पे आना चाहिए। अच्छा ये रहा क्वेश्चन, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट। हाँ ये है, देखो, डिस्क्राइब द डिवीजन ऑफ पावर डिवाइड बिटवीन सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट इन इंडिया। ऐसा भी क्वेश्चन आ जाए अच्छा कि तो यही लिखेंगे, पावर कैसे डिवाइड है सेंटर और स्टेट के बीच। जब तक नहीं बोले कि पावर शेयरिंग का फॉर्म, तब तक वो सब बात नहीं लिखेंगे वर्टिकल। अच्छा मतलब जब बोलेगा पावर शेयरिंग के बाद ये पूछेगा स्टेट और सेंटर के बीच में कैसा पावर शेयरिंग होता है, स्टेट और सेंटर के बीच में लेजिस्लेटिव पावर कैसे शेयरिंग होता है, ये सब यानी कि सवाल। अच्छा मतलब आएगा लाइन आया तो सवाल आएगा। चलो, इन विच लिस्ट ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन डज एजुकेशन कॉन्करेंट क्यों रखा गया? क्योंकि दोनों कोई कानून मिलके बनाता है कानून। पूछा हुआ इसी का बता दिए। अब यहाँ पर है, कोई उल्टा सज गया ये सब कैसे बने? हाउ आर लेजिस्लेटिव पावर डिवाइडेड बिटवीन यूनियन एंड सेंट्रल गवर्नमेंट? वही बात है, लेजिस्लेटिव पावर बोल रहा है, यूनियन स्टेट कॉन्करेंस करा दिए क्वेश्चन, वही हम दिखा रहे हैं तुमको। फिर से यहाँ पर जो है, तुम सोचते हो कि स्टेट किसी को स्टेट बना दिया गया है, दिल्ली को यूनियन टेरिटरीज में क्यों रखते हैं? यूनियन टेरिटरीज इंडिया में कितना है? 8 वो। जम्मू कश्मीर पूछ भी सकता है, लद्दाख, दिल्ली, चंडीगढ़, दादर नगर हवेली, दमन दीव, पुडुचेरी, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप। गिने कहे वो 1 2 3 4 5 6 7 8 कई भी यूनियन टेरिटरीज है? 8 याद है ना सब? जम्मू एंड कश्मीर, दिल्ली हमको नहीं पता, याद है ना? ठीक है चलो, पुडुचेरी तुम्हारे जैसा नाम तो याद हो गए। पुडुचेरी तुम्हारा नाम रख दे रहे नहीं। चलिए यहाँ देखो, वाई वेयर मेड, यहाँ पर लिखा गया है कि वाई वेयर मेड यूनियन टेरिटरीज, वाई वेयर दे आर नॉट मेड स्टेट। काहे यूनियन टेरिटरीज किसी को बना दिया जाता है, स्टेट नहीं? तो देखो ये सब जो है ना ही बहुत बड़ा है जो इसको स्टेट बना दिया जाए, ना ही इतना छोटा है कि किसी स्टेट के अंदर क्या कर दिया जाए, मर्ज कर दिया जाए। तो बीच में का ये सब का सही, इस जगह इसको क्या रख देते हैं? यूनियन टेरिटरीज। यूनियन टेरिटरीज में भी किसका है? स्टेट का पावर कम है, वहाँ का सरकार का किसका पावर है? यूनियन का, केंद्र का ज्यादा पावर है वहाँ पे। तो दिस टेरिटरीज डू नॉट हैव ए पावर लाइक स्टेट, स्टेट के ऐसा पावर नहीं होता है। एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज ए स्पेशल पावर इन दिस एरिया। सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या होता है? स्पेशल पावर होता है इस एरिया में। एक मिनट रुकिएगा, हम एक अजीब सा क्वेश्चन करने वाले हैं। क्या बोलो? देखिए, एक वो समझ में आया कि हम एक स्टेट में, बिहार में आ गए, है ना? मोदी सरकार सब जगह है, दिखाई नहीं पड़ेगा तुमको। तो ये यहाँ पर बोला जाता है कि क्यों यूनियन टेरिटरीज को बनाते हैं हम लोग, क्योंकि वो ज्यादा these are not too small, these are not very big to separate to make a separate state, and these are also not very small to merge into other state. So it made this state, so we can make a union territories, and in union territories the central government have a special power.
ठीक है, ठीक है। याद हो गया। हाँ। 8 यूनियन टेरिटरीज है। फिर से यहाँ पर एक क्वेश्चन बोल रहे थे ना, अभी हम क्या पढ़े थे, फेडरलिज्म पढ़ लिए। फेडरलिज्म का डिफिनीशन पढ़ लिए। फीचर पढ़ फेडरलिज्म लिए। क्या है? फेडरलिज्म इज ए is a फॉर्म ऑफ form of गवर्नमेंट इन government विच which पावर इज power is divided divided into different level of government। फेडरलिज्म का डेफिनेशन पढ़ लिए। पढ़िए। फेडरलिज्म का क्या पढ़ लिए? फीचर पढ़ लिए। फीचर्स पढ़ लिए। इंडिया में फेडरलिज्म फेडरलिज्म का क्या फीचर्स ये पढ़ लिए। फेडरलिज्म का नीड क्या है वो पढ़ लिए। फेडरलिज्म का टाइप्स क्या है वो पढ़ लिए। फेडरलिज्म का ऑब्जेक्टिव क्या है वो पढ़ लिए। फेडरलिज्म में क्वेश्चन वहां पर ये आता है कि किस तरीके से पावर शेयरिंग होता है सेंट्रल और स्टेट के बीच में। तो कॉन्करेंट लिस्ट, स्टेट लिस्ट, वो यूनियन लिस्ट ये बना के दिखाते हैं। फिर हम लोग ये पढ़े थे कि फेडरलिज्म के अंदर स्टेट और सेंट्रल के बीच में लेजिस्लेटिव पावर कैसे डिवाइड होता है। यही क्वेश्चन को घुमा घुमा के पूछता है, स्टेट सेंटर के बीच में पावर कैसे डिवाइड होगा। तो वही स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, यूनियन लिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, वो पूछता है, तो वो बता दिए। अब हम बोल रहे हैं कि यहाँ पे सवाल आता है कि व्हाई हैज फेडरेशन सक्सीड इन इंडिया, या फिर हाउ फेडरलिज्म प्रैक्टिसेड इन इंडिया। ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अलग टाइप का क्वेश्चन। बोले फेडरलिज्म कैसे प्रैक्टिस हो रहा है इंडिया में, ये बताना है। कैसे लागू हो रहा है, फीचर्स नहीं पूछ रहा है इंडिया का, हो रहा है ये मतलब, ठीक है ना। अब या फिर ये सवाल है, उसी को पूछेगा कि फेडरलिज्म इंडिया में है तो कैसे सक्सेसफुल हो गया। अमेरिका में तो नहीं सक्सेसफुल हो पाया, इसी कारण फेडरलिज्म का दूसरा वाला फॉर्म है, या फिर कोई दूसरा देश में यूनिटरी फॉर्म गवर्नमेंट है। इंडिया में कैसे सक्सेसफुल हो गया पावर डिवीजन, अलग अलग इतना जाति है, अलग अलग इतना बड़ा देश है, कैसे सब कोई ज्यादा पावर लेने के लिए तैयार हो गया, कोई कम पावर। अमेरिका में तो सब कह रहा है हमको सेम पावर चाहिए, सेम चाहे कुछ भी हो जाए। यहाँ पर कैसे हो जा रहा है, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग हैं, कैसे पावर लेके मतलब एडजस्ट कर जा रहा है, मतलब आश्चर्य है सब कुछ। तो ये बात क्या करना है, बताना है। तो इसी पर आता है कि इंडिया में कैसे फेडरलिज्म क्या हो रहा है, प्रैक्टिसेस, या कैसे फेडरलिज्म सक्सीड हो गया इंडिया में, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो 3 बात बताना होगा, इसमें क्या बताना होगा, 3 बात बताना होगा। एक तो लिंग्विस्टिक स्टेट, लिंग्विस्टिक लैंग्वेज पॉलिसी, और सेंट्रल स्टेट रिलेशन। लिंग्विस्टिक स्टेट मतलब क्या होता है, ऐसा स्टेट जो कि भाषा के आधार पे बने। क्रिएशन ऑफ स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। देखो हमारे देश में आज़ादी के बाद बहुत सारा स्टेट बनाया गया भाषा के आधार पे, जिसमें सबसे पहला स्टेट है आंध्र प्रदेश, ठीक है ना। आज जो तुम्हारा भाषा के आधार पे किसी स्टेट को बनाना, ये फेडरल गवर्नमेंट का सबसे बड़ा चुनौती है। ये डेमोक्रेसी का क्या है, सबसे बड़ा चुनौती और मान लो उसको एक भाषा बोलने वाले देश बहुत बना दिए हम राज्य, तो नहीं तो श्रीलंका की जैसा होता था फिर। अब सुनो बना दिए, अभी कल होके इसके में हावी हो जाए, तमिल बोलता है यहाँ का लोग, तमिल स्टेट बना दे। अभी कहीं अलग होना चाहे तो मन में भाव आ जाएगा, नहीं सब हिंदी बोल रहा है, ये बोल रहा तमिल, तो ये चाहेगा क्या अलग हो जाए। तो ये चुनौती है ना, बना भी दे लेकिन फिर भी अलग नहीं हो पाया, यही तो सवाल है। यहाँ पे लिंग्विस्टिक स्टेट बताएंगे, आफ्टर इंडिपेंडेंस द बाउंड्री ऑफ सेवरल ओल्ड स्टेट चेंजेड एंड क्रिएट न्यू स्टेट। जो ओल्ड स्टेट है उसको चेंज किया और क्रिएट किया न्यू स्टेट। द क्रिएशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट इज द फर्स्ट, क्या लिखा है, फर्स्ट एंड मेजर टेस्ट फॉर डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स इन आवर कंट्री। चैलेंजेस है ये, ठीक है। फिर दूसरा है लैंग्वेज पॉलिसी। द सेकेंड डज नॉट गिव, द सेकेंड नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन है यहाँ पे, कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे देश में लैंग्वेज पॉलिसी मतलब हमारे देश में कोई एक भाषा को प्रेफर नहीं किया गया है, ऑफिशियल लैंग्वेज है, नेशनल लैंग्वेज नहीं है। ये भी एक क्या चुनौती है, हमारे पास नेशनल लैंग्वेज नहीं है, ठीक है ना। क्वेश्चन भी आता है एग्जाम में, द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट गिव एनी स्टेटस ऑफ एनी लैंग्वेज टू अ नेशनल लैंग्वेज, नहीं दिया स्टेटस टू एनी ऑफ द लैंग्वेज। सो लैंग्वेज पॉलिसी इज द सेकेंड टेस्ट फॉर इंडियन फेडरेशन। लैंग्वेज पॉलिसी इज द सेकेंड टेस्ट फॉर इंडियन फेडरेशन। तीसरा बताओ कि सेंटर स्टेट रिलेशन, रिकंस्ट्रक्टिंग द सेंटर स्टेट रिलेशन इज द वन मोर वे टू स्ट्रेंथनिंग इंडियन फेडरेशन। हम लोग का सेंटर स्टेट रिलेशन क्या है, खराब था, हम लोग क्या किए, उसको सुधार किए। अभी बताएंगे कैसे खराब था। पहले ये तीनों याद हुआ। देखो रिकंस्ट्रक्ट किए हम लोग सेंटर स्टेट रिलेशन को, कैसे, देखो पहले ना सेंटर में, सेंट्रल
क्या होता है फेडरेशन का मतलब? सेंटर और स्टेट के बीच में पावर का क्या होना चाहिए? डिवीजन होना चाहिए। डिवीजन होना चाहिए। कितना कॉन्सेप्चुअल बात बताया जा रहा है। सुनो, तो से पहले क्या होता था, हम बताए थे 1997 तक पहले खाली कांग्रेस से था सेंटर में, और स्टेट में है ना हाँ दूसरा, स्टेट में भी वही पार्टी रहता था। हाँ स्टेट में भी वही पार्टी रहता था, तब तो क्योंकि एक ही ठीक था। हाँ। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि सेंटर में पार्टी बदलने लगा, स्टेट में भी पार्टी क्या होने लगा, बदलने लगा। मान लो सेंटर में है बीजेपी, स्टेट में है कोई और राज्य, हाँ तो पार्टी इसके मन लायक वाला पार्टी अगर नहीं जीता है स्टेट में बीजेपी का, तो नहीं चाहता था कि स्टेट को हम पैसा दे विकसित हो जाए। अच्छा। इसको जो स्टेट सपोर्ट करता था, जहाँ पे इसका जीता है नेता, उसको फेवर करता फेवर था, करता था, और जहाँ नहीं जीता उसको फेवर नहीं तो करता पावर था। शेयर नहीं करता था। हाँ। लेकिन जैसे जैसे समय बदलते गया, अब क्या है, इतना ना सारा पार्टी का उदय हो गया, इतना सारा पार्टी का उदय हो गया कि अब कोई भी अकेले सरकार नहीं बना सकता है बिना स्टेट गवर्नमेंट के। स्टेट गवर्नमेंट के। हाँ। अब कि कोalition गवर्नमेंट करना पड़ेगा, गठबंधन करना पड़ेगा, अकेले जीत नहीं पाता है कोई। अब पहले वाली बात नहीं है कि एक के तरफ या तो बीजेपी खाली जीत या कांग्रेस को सपोर्ट दे रहा है, तो मिलजुल के सरकार बनाता है। जैसे बीजेपी बिहार बनाया है नीतीश कुमार के साथ अभी, तो पावर तुमको देना ही पड़ेगा किसी भी हाल में। किसी भी हाल में। तो हम लोग क्या किए, अपने रिकंस्ट्रक्ट किए, यही बात है। 2 सवाल इसके ऊपर और घुमा के आता है, इसके ऊपर बताएंगे। पहले तो ये याद हुआ, पढ़ो तो याद करो, तो इसको याद करो। याद होगा ये अभी तुरंत, अभी एक और क्वेश्चन कराते हैं तब ये याद हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, घुमा के पूछता है क्वेश्चन। वो पॉइंट था कि इंडिया में फेडरेशन कैसे सक्सीड हुआ या कैसे प्रैक्टिस्ड होता है। तो हम 3 पॉइंट पर आए थे। लिंग्विस्टिक पॉलिसी, फिर लैंग्वेज, ऑफिशियल लैंग्वेज, पगला लैंग्वेज पॉलिसी, एक है लिंग्विस्टिक पॉलिसी, लिंग्विस्टिक स्टेट, लैंग्वेज पॉलिसी और सेंट्रल स्टेट रिलेशन। तब जो लिंग्विस्टिक स्टेट है ना, इसके ऊपर एक क्वेश्चन आता है डिटेल में, घुमा के ऐसे लंबा चौड़ा शब्द में, बाकी किसी में नहीं आता है एक और में। व्हाट डू मीन बाय लिंग्विस्टिक स्टेट, ये पूछेगा, या फिर ऐसे पूछ सकता है, द क्रिएशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट was the first and major test for the democratic politics in India। भाषा के आधार पे लिंग्विस्टिक स्टेट मतलब क्या होता है, भाषा के आधार पे राज्य का गठन। भाषा के आधार पे राज्यों का गठन करना भारत के ये क्या बोलते हैं, भारत के पॉलिसी में, मतलब वो भारत के लोकतंत्र पॉलिसी में या फेडरेशन सरकार में बहुत बड़ा चुनौती है। सबसे पहले चुनौती, इसको आप बताइए कैसे। तो देखो कैसे है। तो सबसे पहले एग्जामिनर को ये बताओगी कि देखिए मीनिंग ऑफ क्या है लिंग्विस्टिक स्टेट, पहले तो ये बताओ। तो ऐसे हेडिंग देके ऐसे करके ये बताओगे, क्रिएशन ऑफ स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज इज कॉल्ड लिंग्विस्टिक स्टेट। भाषा के आधार पर राज्यों का गठन को क्या कहते हैं, लिंग्विस्टिक स्टेट। फिर बताओगे कि हम लोग कैसे बनाए, भाषा के आधार पर राज्यों का गठन कैसे किए हम लोग, इंडिया में हुआ है तो कैसे हुआ है। तो बताएंगे इम्प्लीमेंटेशन, मतलब कैसे बना। सेकेंड पॉइंट भी बताएंगे। तो 1956 में ना कि स्टेट रिकॉग्नाइजेशन एक्ट बना, आया क्या, फोर्स हुआ, मतलब लागू हो गया। किसके लिए, फॉर क्रिएशन ऑफ स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। इन 1956 स्टेट रिकॉग्नाइजेशन एक्ट कैम इनटू फोर्स फॉर क्रिएशन ऑफ द लैंग्वेज पॉलिसी। कैम इनटू फोर्स का मतलब क्या हुआ कि प्रभावी हुआ। इतना तोड़ तोड़ के पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। किस लिए, फॉर क्रिएशन ऑफ द स्टेट्स ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। इसी आधार पे आंध्र प्रदेश क्या बना, पहला लिंग्विस्टिक स्टेट बना इंडिया में, यानी कि भाषा के आधार पे गठन होने वाला पहला स्टेट कौन है, आंध्र प्रदेश है, भाषा के आधार पे, ठीक है। एमसीक्यू छोड़ो ना, पर यहाँ देखो 5-5 नंबर का क्वेश्चन ही, ठीक है। तो ये तो समझ में आ गया कि लिंग्विस्टिक स्टेट है क्या, लिंग्विस्टिक स्टेट बनाए कैसे हम लोग। तो बना दिए, तो भैया अब इसका समस्या बताइए। वही तक अंदर पूछना चाह रहा था, समस्या ये है, चैलेंजेस क्या है। तो लीडर्स फियर्ड दैट इट वुड बी लीड टू डिसइंटीग्रेशन ऑफ कंट्री। अलगाववाद तो पैदा नहीं हो जाएगा। तमिल वाला कहेगा तमिल बना लिए तब हम अलग बना लेंगे देश से, पंजाबी वाला पंजाबी बना लिए तो हम अलग बना लेंगे। तो क्या ये फियर था कि नहीं नेता लोग के बीच में। तो लीडर फियर दैट इट वुड लीड टू डिसइंटीग्रेशन, मतलब देश से अलग होना, डिसइंटीग्रेशन ऑफ कंट्री, फियर फ्रॉम द डिसइंटीग्रेशन ऑफ कंट्री।
क्रिएशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट फेसेड चैलेंजेस लाइक, जो क्रिएशन होता है लिंग्विस्टिक स्टेट का बहुत सारा चैलेंजेस फेस करता है, लाइक इकोनॉमिकली एंड जियोग्राफिकली वेबिलिटी। वेबिलिटी मतलब मतलब कि अलग अलग के, मतलब समझोगे तब नहीं याद होगा। ये कोई देश है, हम इसको बना दिए इस राज्य को क्या चाहिए, भाषा के आधार पे। लेकिन ये जो राज्य है भाषा के आधार पे बना दिए, ना यहाँ पहाड़ है, ना यहाँ पानी है, कुछ ना यहाँ कंपनी लग सकता है। पहाड़ नहीं तो खनिज नहीं मिल पाएगा, मिनरल। पानी नहीं है तो लोगों को नदी नहीं मिल पाएगा, नदी नहीं तो पानी नहीं मिल पाएगा, इंडस्ट्री नहीं लग पाएगा, ये तो पीछे ही ना रह जाएगा। तो भाषा के आधार पर डिफिकल्ट ना है। एक तो यही बात का डर है इसलिए अपना देश ना बना लेते, इंडिया का खंड खंड हो जाएगा। दूसरा बन गया है तो इसका विकास भी तो होना चाहिए, नदी होना चाहिए इसके पास, सब चीज मिलना चाहिए। तो ये सब चैलेंजेस क्या करता है, फेस करता है। लेकिन ये दोनों चैलेंजेस को क्या किया, इंडिया ओवरकम कर लिया। अच्छी बात ये है, हर एक स्टेट के पास क्या कुछ ना कुछ है अच्छा अच्छा चीज। बट द क्रिएशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट हैज एक्चुअली मेड द कंट्री मोर यूनाइट। एक्चुअली में क्या हुआ, और यूनाइट कर दिया। एंड एडमिनिस्ट्रेशन क्या हो गया, इजियर। तमिल है तो तमिलों का भर्ती वहाँ पे कर रहा पुलिस है। अब तमिल यहाँ पे गया पुन्ना इन्ना चालान काटेगा तो कैसे लगेगा तो क्या करते हैं, उसका भर्ती करने लगे जो उसका जगह था। बट द क्रिएशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट क्या है, मेक्स कंट्री मोर यूनाइट एंड एडमिनिस्ट्रेशन इजियर। ठीक है, तब यही इतना बड़ा था, कितना इजी हो गया। तो बताएंगे यहाँ पे क्या सवाल था, कि क्या चैलेंज था लिंग्विस्टिक स्टेट को बनाने में। ये तो पहले यही बताए थे कि मीनिंग बता दीजिए। यहाँ मुंह देखो, यहाँ देखो, मीनिंग ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट, द क्रिएशन ऑफ स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज इज कॉल्ड लिंग्विस्टिक स्टेट। फिर इम्प्लीमेंटेशन बताया कि लिंग्विस्टिक स्टेट इंडिया में बना कैसे, इम्प्लीमेंटेशन। तो हम लोग ये बताएं कि 1956 में जो स्टेट रिकॉग्नाइजेशन एक्ट पास हुआ, स्टेट रिकॉग्नाइजेशन एक्ट पास हुआ या फॉर्म हुआ, फोर्स में आया, क्या चीज के लिए, फॉर क्रिएशन ऑफ स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। इसी क्रम में आंध्र प्रदेश पहला लिंग्विस्टिक स्टेट बना। ये तो हमने बता दिया लिंग्विस्टिक स्टेट है क्या, इंडिया बना कैसे, स्टार्टिंग हुआ, चैलेंजेस क्या क्या फेस किया, अपने से लिख सकते हो। fear from disintegration of the country, या फिर क्रिएशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट क्या फेस करता है, फेसेस मेनी प्रॉब्लम लाइक इकोनॉमिकली एंड जियोग्राफिकली वायबिलिटी, VIABILITY। बट लेकिन क्या हुआ, अच्छा चीज देखने को मिला, बट द क्रिएशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट एज एक्चुअली वर्क गुड। क्या 2 पॉइंट ऐसे करके लिख दो, क्या मोर इजियर एडमिनिस्ट्रेशन, अन्ना पन्ना नहीं होगा, और मोर फिर स्टेबल गवर्नमेंट या मोर यूनाइट गवर्नमेंट कंट्री। ठीक है, ये लिख दोगे। अब अगर तुमको इसमें जो लिंग्विस्टिक स्टेट है इसमें नहीं लिखना है तो पीछे वाला भी पूरा पॉइंट लिख सकते हो। लिख देंगे फिर क्या चैलेंजेस है, वही वाला लिख सकते हो। अबे वो इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है, ये सेंट्रल स्टेट रिलेशन को हम लोग कैसे रिकंस्ट्रक्ट किए, फेडरेशन को मजबूत करने के लिए, फेडरेशन को मजबूत करने के लिए लिंग्विस्टिक स्टेट बनाए, चैलेंजेस को ओवरकम कर लिए हम लोग। ठीक है, इतना अच्छा से कोई पढ़ाया होगा एसएसटी। अब यहाँ पे तो किसी को सवाल को कैसे पूछता है सीबीएसई, ये देखो 2011 तक का सवाल करा दे रहे हैं तुम। हाउ हैड द सेंटर स्टेट रिलेशन बीन रिकंस्ट्रक्ट, आ गया ना, टू स्ट्रेंथन द फेडरलिज्म। वो पॉइंट में याद करते हो, सीबीएसई उस पॉइंट को उठा के एक सवाल बना देता है। तो कैसे किया रिकंस्ट्रक्ट सेंट्रल स्टेट रिलेशन को, तुम तो पॉइंट भी याद करके गए हो। अब उस पॉइंट से क्वेश्चन बनाता है तो इसमें 2 चीज करके लिखना है, ऐसे याद कर लो स्ट्रक्चर। क्या करना है, पहले चैलेंजेस बिफोर 1920, कहाँ चल गया वो, पहले तो चैलेंजेस बताना है कि 1919 से पहले चैलेंजेस क्या था इंडिया में। दूसरा बताना है कि आफ्टर 1919 के बाद क्या हो गया। तो देखिए मोटा मोटा बात ये लिखा है कि 1990 से पहले तक ना, 1990 से पहले तक जो पॉलिटिकल सीन क्या था, डोमिनेटेड बाय ओनली वन पार्टी एट सेंटर एंड स्टेट। केवल एक पार्टी का ही सरकार ज्यादातर बना करता था।
ठीक है ना, एज वेन द रूलिंग पार्टी, कहाँ चले गया रे छोटू को, as when the ruling party at the state level was different, the party that ruled at the center tried to underestimate the power of state. रूलिंग पार्टी अगर सेंटर में है लेकिन स्टेट में दूसरा पार्टी की सरकार बन गया तो उसके पावर को क्या करता था, या डज नॉट ट्रांसफर मेनी पावर, ठीक है, अपने पास ज्यादातर रख लेता था, कम देता था उन लोगों को, या उसके विकास पे ध्यान नहीं देता था। लेकिन 99 के बाद सिनेरियो चेंज आ गया। नाउ द सेंट्रल एंड मेजोरिटी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट बिलोंग टू डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज इन कोalition, या फिर ऐसे लिख सकते हो, नाउ द कोalition फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट arises after 1920 1919 coalition form of government seen in Indian democracy. In coalition form government, many parties come together to form a government. So due to this, central क्या करता है, central provide central gives some power to state also, so that he can run the government with the state easily. समझ में आ रहा है? तब यही लिखना है कि किस तरीके से रिकंस्ट्रक्ट किया बताओ ताकि हमारा फेडरलिज्म क्या हो जाए, मजबूत हो जाए। तो दो बात लिखना है, चैलेंजेस बिफोर 1990, चैलेंजेस आफ्टर 90। तो इसमें यही लिखना है कि 1990 तक सेंटर पे एट द सेंटर लेवल एंड स्टेट लेवल ओनली वन पार्टी डोमिनेट्स, एंड इफ at the state level other government is formed, other parties government is formed, then the center will not give power work properly with the state। ठीक है, लिख देना कि सेंटर स्टेट के साथ अच्छा से काम नहीं करता था। लेकिन 1999 के बाद a new trend arises in the Indian democracy which is coalition form of government। अब फिर उसके बाद coalition form government आने लगा। इस coalition form government में क्या होता था, सब कोई मिल के चलाता है, तो इसके पावर तो आपको शेयर करना ही पड़ेगा, नहीं तो जाएगा बाहर में। ठीक है, चलो ये है, तो ये समझ में आ गया ना। हाँ। ये भी आ गया। अब ये याद हो जाएगा आसानी से, यही टफ क्वेश्चन था ये दोनों। हाउ फेडरलिज्म प्रैक्टिसेस इन इंडिया, ठीक है, या फिर व्हाई फेडरलिज्म सक्सीड इन इंडिया, इंडिया में फेडरलिज्म क्यों सक्सेसफुल हो गया, सक्सेसफुल सक्सेस वो आ रहा था यूट्यूब पे दिखा रहा था, यार देखो। तो लिंग्विस्टिक स्टेट के बारे में बता दोगे। लिंग्विस्टिक स्टेट उसको कहते हैं कि जो क्या जो भाषा के आधार पे गठन हो, क्रिएशन ऑन द बेस्ड ऑफ लैंग्वेज। उसके बाद फिर इसमें बता दोगे कि इम्प्लीमेंटेशन क्या हुआ, कि स्टेट रिकॉग्नाइजेशन एक्ट 1956 क्या हुआ, कैम इनटू फोर्स में आया। उसके बाद क्या हुआ, वो रिकॉग्नाइज किया था क्रिएशन ऑफ स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। इसका नाम बिकम द फर्स्ट स्टेट टू बिकम अ लिंग्विस्टिक स्टेट। उसके बाद फिर बताएंगे चैलेंजेस, फियर फ्रॉम डिसइंटीग्रेशन ऑफ फ्रॉम कंट्री, डिसइंटीग्रेशन ऑफ द कंट्री को फियर था कि कहीं लीडर फियर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ कंट्री। और दूसरा क्या था, और दूसरा ये था, कपार फाड़ देंगे पता चले। दूसरा क्या चीज था, अरे बोका कि लिंग्विस्टिक स्टेट फेसेस मेनी प्रॉब्लम, जैसे बहुत सारे प्रॉब्लम, ज्योग्राफिक इकोनॉमिकल वेरिएबिलिटी मत लिख देना। फिर से लैंग्वेज पॉलिसी में क्या लिखोगे कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किसी को भी नेशनल लैंग्वेज का दर्जा नहीं देता। आवर कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट प्रोवाइड नेशनल लैंग्वेज टू एनी सिंगल लैंग्वेज। ठीक है ना, दिस इज द सेकेंड टेस्ट फॉर इंडियन फेडरेशन। अब उसके सेंट्रल स्टेट में क्या लिखोगे, आवर रिलेशन रिकंस्ट्रक्ट टू स्ट्रेंथ द, वो भी लिख सकते हो। ठीक है ना। अब तो इसमें इतना लिखने के 2 पेज लिख देगा आराम से। तो ये भी हो गया, वो भी हो गया। ठीक है, आप 1-2 इसमें से एमसीक्यू के बारे में बता देते हैं। पूछे इंडिया का नेशनल लैंग्वेज है? नहीं है। हमारा कोई कॉन्स्टिट्यूशन किसी को भी नेशनल लैंग्वेज का दर्जा देता है? नहीं देता है। आदमी समझता है हिंदी को नेशनल लैंग्वेज है, नहीं। तो फिर ये हिंदी इंग्लिश क्या करते रहते हैं? तो हमारा ऑफिशियल लैंग्वेज है, नेशनल लैंग्वेज नहीं। क्या है? ऑफिशियल लैंग्वेज। हिंदी और इंग्लिश क्या है? ऑफिशियल लैंग्वेज। नेशनल लैंग्वेज कोई भी नहीं है अब इंडिया का। ठीक है, नो लिखा हुआ। पूछेगा हमारे संविधान में कितना भाषा है? 22।
22 भाषा मतलब इतना बच्चा कुछ बोला समझ जाओ। शेड्यूल लैंग्वेज है। क्या है शेड्यूल लैंग्वेज? शेड्यूल लैंग्वेज मतलब इस भाषा में तुम एग्जाम दे सकते हो यूपीएससी का। अच्छा, मतलब 22 भाषा है, उसमें से आप जो भाषा में बीपीएससी का एग्जाम देने का मन है चाहे यूपीएससी का दे सकते हो। 22 भाषा तमिल है, संस्कृत है, ये सब है। ठीक है, 22 भाषा। गुजराती है, मराठी है, ये सब हिंदी है, ये है। ठीक है, अब राजस्थानी नहीं है, राजस्थानी नहीं है, उत्तराखंडी नहीं है, बस ये दोनों जो स्टेट के नाम पंजाबी है, पंजाबी है। पंजाबी से गबरू है क्या तू? अब ये इसमें का एक लास्ट टॉपिक है, इसमें डिसेंट्रलाइजेशन ये पढ़ना है। सबसे पहले तो ये पूछता कि ये है क्या, व्हाट इज डिसेंट्रलाइजेशन, व्हाई नीड, क्यों जरूरी है हम लोगों को देश में डिसेंट्रलाइजेशन। फिर इसी से और सवाल पूछेगा कि स्टेप टेकन टू स्ट्रेंथन डिसेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन को कैसे मजबूत करें हम लोग, वो पूछेगा। फिर उसका मेरिट और डिमेरिट पूछेगा कि डिसेंट्रलाइजेशन का मेरिट और डिमेरिट बताइए। फिर इसी में पढ़ना है टाइप्स ऑफ लोकल गवर्नमेंट बताइए, पंचायत। अच्छा, ये डिसेंट्रलाइजेशन मतलब क्या होता है कि पावर को बांटना, नीचे तक एकदम बांटना। अच्छा, लोकल गवर्नमेंट ऊपर तक, से लेके नीचे तक बांट देना। हाँ उसी को बोलते हैं। ठीक है, तो इतना सारा कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आएगा, अब इसको सीखेंगे हम लोग। ठीक है, फिर इस तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन ये है, कहाँ चला गया ये, व्हाट इज डिसेंट्रलाइजेशन, व्हाई दिस इज नीड। डिसेंट्रलाइजेशन क्या है और उसको नीड क्या है? तो पहले यहाँ आप लिखोगे व्हेन पावर इज टेकन अवे फ्रॉम द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट से पावर लेके और गिव किसको करेंगे, लोकल गवर्नमेंट। इस दोनों से पावर लेके किसको गिव करेंगे, लोकल गवर्नमेंट को। देखो मजबूत हो जाएगा ये लोकल गवर्नमेंट। तो व्हेन द पावर इज टेकन अवे फ्रॉम द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट एंड गिव टू द लोकल गवर्नमेंट इज कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन। अब इसका नीड क्या है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है व्हाट इज द नीड ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। क्यों जरूरी था लोकल गवर्नमेंट को पावर पहुंचाने की, क्योंकि लोकल का समस्या, हम लोग का समस्या, तुम्हारे गांव में होगा ना मुखिया, वही है लोकल गवर्नमेंट। अच्छा, तो गांव का समस्या कौन जानेगा, मोदी, नीतीश, गांव का लोग नहीं जानेगा। तो बिकॉज द लोकल गवर्नमेंट हैज बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ लोकल प्रॉब्लम्स, लोकल गवर्नमेंट ही लोकल प्रॉब्लम को जान सकता है। बट इनिशियली डिसेंट्रलाइजेशन इज नॉट टू मच इफेक्टिव। हम लोग पावर तो दे दिए इसको, लेकिन ये अच्छा से काम नहीं कर रहा था, तब इसको क्या करेंगे, स्ट्रेंथ मजबूत बनाएंगे। इस स्लाइड पूरा याद हो गया कि डिसेंट्रलाइजेशन क्या है। डिसेंट्रलाइजेशन इज द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच वी टेक अवे पावर फ्रॉम द, कहाँ से पावर देते हैं, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को, और उसके बाद किसको देते हैं पावर, टू लोकल गवर्नमेंट। उसके बाद क्यों जरूरी है, बिकॉज द लोकल गवर्नमेंट कैन बेटर नोन अबाउट द लोकल प्रॉब्लम्स। ठीक है, बट इनिशियली द डिसेंट्रलाइजेशन नॉट वर्क प्रॉपरली इफेक्टिवली। ठीक है, तो यहाँ पे अब अगला सवाल यही बोलता है, बोर्ड में यही बनता है कि बताइए डी से 5 स्टेप क्या लिया गया 1992 में कि जिससे डिसेंट्रलाइजेशन क्या हो, मजबूत हो। मतलब लोकल गवर्नमेंट क्या हो, मजबूत हो। डिसेंट्रलाइजेशन कैसे मजबूत हो इंडिया में, तो 5 को याद रखेंगे, एकदम इजी है। तुमको लग रहा होगा भारी, एकदम इजी है। इसे लंबा था दिखराज। यहाँ पे देखो द कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेटरी टू होल्ड, पहले क्या होता था ना, मुखिया का चुनाव हो, सरपंच का हो, वोट गिराएंगे हम लोग, हाँ तब गिराते थे लोकल गवर्नमेंट। तब पहले चुनाव रेगुलर नहीं होता था, अच्छा, जब मन करे तब चुनाव होता था। तो ऐसे कैसे मुखिया बनेगा, कैसे वो फिर खड़ा होगा, जीतेगा, हम लोग की समस्या सुनेगा। तक संविधान में लिख दिया गया, मैंडेटरी कर दिया गया कि रेगुलर इलेक्शन होना चाहिए लोकल लेवल पे। तक कॉन्स्टिट्यूशन मैंडेटरी टू होल्ड, या फिर ये इतना कर सकते, लिख सकते टू कॉन्टेस्ट रेगुलर इलेक्शन एट लोकल लेवल, लोकल लेवल एरिया नहीं, लोकल लेवल। तो कॉन्स्टेंट इलेक्शन रेगुलर इलेक्शन एट लोकल लेवल, या हेल्ड रेगुलर इलेक्शन एट लोकल लेवल। लगातार इलेक्शन होगा तब लोग चुन के आएगा, फिर हमारी समस्या सुनेगा। मान लो कोई ऐसा मुखिया हो चुन के आ गया गलती से, हम लोग चुन दिए, हम लोग का आवाज ही नहीं सुन रहा, वही 20 साल तक बना हुआ मुखिया, चुनाव ही नहीं रहा तो वही बना हुआ, हटिए नहीं रहा, तो कैसे होगा लोकल गवर्नमेंट मजबूत। फिर दूसरा है सीट्स आर रिजर्व फॉर द बैकवर्ड क्लास, SC OBC, महिलाओं के लिए भी सीट रिजर्व किया गया है लोकल गवर्नमेंट में। कितना, 1/3, 2/3 नहीं, 50% नहीं, 1/2 नहीं,
महिलाओं के लिए लोकल में कितना वन रिजर्व है? थर्ड और 2/3 वो लोकसभा राज्यसभा वाला मेजोरिटी है, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो एन इंडिपेंडेंट बॉडी, यहाँ पे एक इलेक्शन कमीशन बनाया गया, स्टेट इलेक्शन कमीशन, जो कि सिर्फ किसका चुनाव कराता है? लोकल लेवल का। लोकल, पंचायत का और म्युनिसिपल को। दो इलेक्शन कमीशन है इंडिया में, एक है इंडियन इलेक्शन कमीशन, मतलब सिर्फ इलेक्शन कमीशन उसका नाम है। हाँ। तो वो पूरे इंडिया में हर एक जगह चुनाव कराता है। कहाँ पे? लोकसभा का, राज्यसभा का, या फिर राज्य विधानसभा का। पार्लियामेंट, पार्लियामेंट ना होगा लोकसभा, उसी को ना बोलेंगे। लेकिन जो पंचायत का इलेक्शन होता है वो कौन कराता है? स्टेट इलेक्शन कमीशन। स्टेट इलेक्शन। स्टेट गवर्नमेंट आर रिक्वायर्ड टू शेयर सम पावर एंड रेवेन्यू विद द लोकल बॉडी। स्टेट गवर्नमेंट को कहा गया है कि तुम कुछ पावर किसको शेयर करो? लोकल गवर्नमेंट को शेयर करो, ठीक है। द 3 टायर डेमोक्रेसी बिकम मोर पावरफुल। इसी का जो 3 टायर डेमोक्रेसी क्या हो गया? मोर पावरफुल हो गया। वही 3 टायर इसी को कहते हैं। अच्छा, लोकल गवर्नमेंट को 3 टायर भी कहते हैं। डिसेंट्रलाइजेशन मतलब को, ठीक है। तो यहाँ पे क्या क्या बताओ, डिसेंट्रलाइजेशन को कैसे मजबूत किया गया? रिजर्वेशन दिया गया, सबसे इजी पॉइंट ये रिजर्वेशन फॉर वुमेन, 1/3 सीट रिजर्व फॉर द वुमेन। फिर रिजर्वेशन ऑफ सीट फॉर द SC/ST OBC, इसके लिए किया गया। फिर टू हेल्ड रेगुलर इलेक्शन एट एवरी 5 ईयर, ठीक है ना, एट लोकल लेवल। फिर से एट स्टेट इलेक्शन कमीशन को बनाया गया। स्टेट इलेक्शन कमीशन रिस्पॉन्सिबल फॉर द इलेक्शन ऑफ पंचायत एंड म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन स्टेट। अब उसके बाद क्या गया? स्टेट गवर्नमेंट मैंडेटरी टू ट्रांसफर सम पावर एंड रेवेन्यू टू लोकल गवर्नमेंट। याद हो गया? कितना इजी है, याद हो गया। चलो अब यहाँ पे देखो यही क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन। ये ऊपर देखो ना, ये देखो ना, डिस्क्राइब एनी 3 स्टेप टेकन टू स्ट्रेंथ फॉर लोकल गवर्नमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन 1992। तो नहीं लिख दोगे? कितना लंबा लिखा है। अरे तो नहीं लिख देगा तू? लिख देंगे हम, ठीक है ना। क्या क्या बताएं, बताओ जल्दी। होल्ड क्या करते हैं? हेल्ड होता है 5 साल देख के बताओ, रुको इसको भी हटा दे रहे। हेल्ड पावर, हेल्ड इलेक्शन इन ऑल 5 years, ठीक है। उसके बाद 1/3 रिजर्वेशन फॉर SC/ST बैकवर्ड क्लासेस, SC/ST OBC, 1/3 रिजर्वेशन, क्या कहते हैं, 1/3 रिजर्वेशन फॉर वुमेन। और फिर चौथा हो जाएगा हमारा, चल यहाँ पे देखो बोका कहीं का तुम 1/3 सिर्फ वोमेन के लिए लिखा हुआ है, तुम उससे ज्यादा जान दोगे। इन सभी के लिए नहीं लिखा हुआ है कुछ भी, कुछ भी लिखा हुआ है वो। हाँ, उन लोग के लिए संविधान में लिख दिया कि 1/3 सिर्फ किसके? वोमेन के लिए। और याद हो जो गया? था। ठीक है। तो इसमें कुछ भी MCQ भी दे सकता है कि ये जो 1992 में स्टेप लिया गया, क्या से स्टेट इलेक्शन कमीशन बनाने का प्रावधान था? प्रोविजन था। 1/3 सीट का प्रावधान था। किसके लिए? OBC के लिए, वोमेन के लिए, ठीक है। ये सब था, याद हो गया। चलो ये, और यहाँ पे देखो जो लोकल गवर्नमेंट होता है ना, वो 2 तरीके का होता है। एक होता है रूरल लोकल गवर्नमेंट, एक होता है अर्बन लोकल गवर्नमेंट। रूरल लोकल गवर्नमेंट होता है उसी को कहते हैं पंचायत राज। रूरल मतलब ग्रामीण, अर्बन मतलब शहरी। शहरी पे जो रहता है उसको कहते हैं म्युनिसिपैलिटीज, ठीक है ना। वो कचरा वाला। अरे यहाँ देखो, हाँ वही सब काम वही सबको करना है। यहाँ पे देखो रूरल लोकल गवर्नमेंट कौन होता है? पंचायती राज। पंचायती राज का संरचना पूछता है, मतलब स्ट्रक्चर पूछेगा। बताइए जो रूरल लोकल गवर्नमेंट है उसका स्ट्रक्चर बताइए। तो इससे बनाओगे एग्जाम में, क्या बनाओगे? ऐसे बनाएंगे। सबसे नीचे कौन होता है? ग्राम पंचायत, विलेज लेवल पे। राजेपुर में कौन होगा? विलेज पंचायत। फिर राजेपुर जैसा बहुत सारा गांव होगा, वो मिलकर क्या बनाएगा? ब्लॉक। वो क्या बनाएगा? ब्लॉक बनाएगा। ब्लॉक बनाएगा। ग्रुप है हम लोग B.Ed का। वो क्या बनाएगा? ब्लॉक बनाएगा। तो ब्लॉक में क्या बनाएगा? पंचायत समिति होगा। ब्लॉक में क्या होगा? पंचायत समिति होगा। पंचायत समिति का नाम सुना है ना? हाँ। फिर डिस्ट्रिक्ट आ जाएंगे हम लोग, पूर्वी चंपारण में आ जाओगे, तो फिर वहाँ पे क्या होगा? जिला परिषद। नाम सुने होगे ना? समझ गए? क्या होगा बताओ था कि रूरल लेवल पे, रूरल लेवल और पंचायती राज का बोले का कंपोजिशन बताइए क्या है रूरल लेवल पे? 3 कंपोजिशन है उसका। ऐसे बनाओगे एग्जाम में अच्छा से। सबसे पहले क्या? ग्राम पंचायत, विलेज लेवल पे, फिर पंचायत समिति ब्लॉक लेवल पे, जिला परिषद डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ठीक है। ऐसे इसका एक और ट्रिक भी हम बता दे रहे हैं, कहाँ चल गए यहाँ पे, कि JD, PB, GB,
जेडी पीवी जीवी जीवी जेडीयू जीवी पीवी जेडी जीवी पीवी जेडी तुमसे जेडी ये पूछेगा, बताइए जिला परिषद कहाँ देखने के लिए मिलता है? विलेज लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे? जिला परिषद सबसे डिस्ट्रिक्ट ऊपर लेवल रहता पे है। सबसे ऊपर ठीक है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। जिला में होगा, जिला मतलब क्या होता है? डिस्ट्रिक्ट। डिस्ट्रिक्ट पंचायत समिति कहाँ देखने के लिए मिलता है? बहुत बच्चा मार देगा, विलेज नहीं। ब्लॉक ग्राम पंचायत कहाँ पर होता है? विलेज में होता तो है। यही पूछेगा, बताइए पंचायत राज का स्ट्रक्चर बताइए क्या होता है? ऐसे ट्रायंगल बना देंगे, हो गया, और समझ गए, ठीक है। बस। अब जो रूरल में क्या होता है? रूरल में, अर्बन में क्या होता है? अर्बन में म्युनिसिपैलिटीज। म्युनिसिपैलिटीज क्या होता है? अर्बन का उतना नहीं Municipalities। पूछता, लेकिन फिर पूछ लो। जहाँ पे सिटीज है हाँ वहाँ पे होगा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, उसका हेड को क्या कहते हैं? मेयर। मेयर जहाँ छोटा छोटा सिटीज है वहाँ पे होगा म्युनिसिपैलिटीज। municipalities। 12 में क्या होता है? म्युनिसिपल Municipal कॉर्पोरेट्स, corporate और उसके हेड होगा मेयर। मेयर छोटा छोटा शहर में क्या होता है? म्युनिसिपैलिटीज, Municipalities। और उसके हेड कौन होगा? म्युनिसिपल चेयरपर्सन। चेयरपर्सन। उसके बाद यहाँ पे देखो, उसके बाद यहाँ पर क्या है? स्टेप्स ऑफ डी। अब देखो, अभी हम क्या पढ़े थे? डिसेंट्रलाइजेशन क्या है वो पढ़ लिए थे। डिसेंट्रलाइजेशन मजबूत Need कैसे क्या होता है वो पढ़ लिए पढ़ थे। लिए। नीड क्यों है वो पढ़ लिए थे। टाइप कर लिए। उसके टाइप पढ़ लिए हम लोग। अब हम Step लोग भी क्या पढ़े थे। पढ़ेंगे? स्टेप भी पढ़ लिए। अब हम लोग मेरिट डिमेरिट पढ़ेंगे। अच्छा। इंडिया में जो डिसेंट्रलाइजेशन किए थे, क्या उसका मेरिट निकला, क्या डिमेरिट निकला? तो हम अपने से लिख सकते हो कि लोकल पीपल गॉट वॉइस इन द डेमोक्रेसी, वोमेन को रिजर्वेशन मिलने लगा। पार्टिसिपेशन ऑफ मेनी Many पीपुल इन people in डेमोक्रेसी, democracy। सॉरी बहुत सारे लोग का लोकतंत्र में क्या हो गया? भागीदारी बढ़ गया। बन गया। पहले गांव का लोग था, तो गांव का लोग थोड़ी ना देख पाता था कि संसद है दिल्ली में। वो नहीं जान पाता था कि कैसे काम होता है सरकार। अब तो गांव बैठ के नहीं जाता है, मुखिया लोग से बात करता है। तो वो लोग भी भागीदारी निभा रहा है कि नहीं सरकार में? निभा रहा है। कि ये प्रॉब्लम है, ऐसे गांव का विकास होना विकास चाहिए, होना ये होना चाहिए, चाहिए। द पार्टिसिपेशन ऑफ मेनी पीपुल इन Okay, डेमोक्रेसी, हाँ। वोमेन गॉट रिजर्वेशन। रिजर्वेशन मिला फिर था। गवर्नमेंट क्या हो गया? बिकम बिकम मोर डिपेंड, मतलब और अंदर नीचे लेवल तक गवर्नमेंट गया। गवर्नमेंट बिकम मोर More डिपेंड। depend। लोकल गवर्नमेंट इज द बिगेस्ट एक्सपेरिमेंट ऑफ डेमोक्रेसी। Democracy, कभी ऐसा है local लिखने के लिए, इसी के ऊपर से बेसिक सवाल बन जाएगा तो क्या लिखोगे? ये मेरिट सारा बता लिख देंगे, दोगे? मेरिट बता देंगे। अच्छा मत लिखोगे। पहले लोकल गवर्नमेंट है क्या वो लिख दोगे। विलेज लेवल पे ये होता है village पंचायत level, राज, उस पे वो डिसेंट्रलाइजेशन लिख दोगे। लिख देंगे, फिर फिर डिसेंट्रलाइजेशन लिख दोगे। merit लेकिन लिख देंगे। लिमिटेशन भी तो है। समटाइम्स ग्राम सभा एंड इलेक्शन नॉट हेल्ड रेगुलरली। अच्छे से इलेक्शन 5 साल पे लगातार नहीं हो पाता है, ये तो डिमेरिट पहले ही से अभी भी है थोड़ा थोड़ा। मोस्ट स्टेबल गवर्नमेंट हैव नॉट ट्रांसफर सिग्निफिकेंट, मतलब मोस्ट ऑफ द जो स्टेट है ना, वो नहीं चाहता कि हम पावर किसको दे दे। अब लोकल The most of the state does not does transfer not- power completely या properly does to the not want to give passing power local bodies। ठीक है, तब फिर से याद करो लोकल बॉडीज का मेरिट क्या क्या हुआ। बोली ये क्या हुआ? डिसेंट्रलाइजेशन का मेरिट क्या क्या हुआ? द पार्टिसिपेशन ऑफ मेनी पीपुल इन द डेमोक्रेसी एट लोकल लेवल्स, वॉइस ऑफ लोकल लेवल्स बिकम राइज, उठने लगा। वोमेन को रिजर्वेशन मिला। और क्या चाहिए? फिर से लोकल गवर्नमेंट क्या है? बिगेस्ट एक्सपेरिमेंट है हमारे डेमोक्रेसी में। लिमिटेशन क्या है? तो इलेक्शन रेगुलरली हेड नहीं होगा, ग्राम सभा का बैठक नहीं हो पा रहा है। फिर से जो स्टेट नॉट गिव does not want to share power with the local government। ठीक है, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि ग्राम सभा होगा खत्म। अब एक क्वेश्चन आता है कि राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन ग्राम सभा, राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन ग्राम सभा। अरे यार हट क्यों नहीं रहा? ग्राम पंचायत, ग्राम सभा और ग्राम पंचायत के बीच में डिफरेंस बोल रहा है। दोनों एक नहीं है, नहीं, अलग अलग है ग्राम सभा और ग्राम पंचायत। हम तो इतना अच्छा आंसर भी दिए हैं। ये चौवा शब्द का आंसर देखो कैसे दिया हुआ। जी आंसर इसका था नहीं इसका आंसर था, हम दिखा देंगे लास्ट में। उसका आंसर कैसे था हम तो लिख के दिए अच्छे से। हम चाहते ना तो वो इसे दे देते। चलो तुमको वो ही डेमो दिखा देंगे लास्ट में। देखना, राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन द ग्राम सभा एंड ग्राम पंचायत। ये पूछता है 2004 की 5 में पूछा भाई क्वेश्चन कि ग्राम सभा और ग्राम पंचायत के बीच में डिफरेंस क्या है। ठीक है ना, देखो तुम वोट गिराते हो पंचायत में, तो जितना भी वोटर है उन सब को मिलाकर एक सभा बनता है, उसको क्या कहते हैं? ग्राम सभा। अब जब पंचायत में है ना, ऐसा लोगों का समूह जिसमें सारा वोटर नहीं हो, सिर्फ क्या हो? नेता लोग हो, वार्ड मेंबर हो। वार्ड मेंबर होता है ना,
ना जानते हो कुछ वार्ड राजनीति? मेंबर होते हैं, तो मतलब सिर्फ होता है, अच्छे से नहीं पता। तो वार्ड मेंबर जो लोग होता है ना या मुखिया लोग, उन लोग का आपस में छोटा सा हो जिसमें 10-15 आदमी होता हो, उन लोगों का अगर कोई समूह है तो उसको बोलते हैं ग्राम ग्राम पंचायत। पंचायत ये परमानेंट बॉडी है। ग्राम सभा क्या है? परमानेंट है। डिसॉल्व नहीं होता है कभी भी। अच्छा, अरे तुम वोट दे रहे हो, कल हो गया तो वो सरकार चेंज हो गया सरपंच, तो तुम सर डिसॉल्व हो जाओगे, नहीं तब भी होंगे। रहोगे। लेकिन ये डिसॉल्व हो जाता है, टेम्प्रोरी है, क्योंकि 5 साल के लिए तो इलेक्ट होके आता है, वार्ड मेंबर हो या सरपंच। आज और इसका उसके ग्रुप है, बाद कल किसी और का ग्रुप है। ये लेजिस्लेटिव बॉडी है, कानून बनाने का काम करेगा। ग्राम सभा क्या है? लेजिस्लेटिव बॉडी ये है। एग्जीक्यूटिव बॉडी कानून को इम्प्लीमेंट कराएगा। अच्छा, ठीक है। ग्राम सभा मतलब ग्राम पंचायत से ऊपर आता है। हाँ, ग्राम पंचायत मतलब ऊपर नीचे की बात नहीं है, मतलब कि इसमें लोगों का तुम्हारा सहभागिता ज्यादा है, आम आदमी का। इसमें सिर्फ नेता लोग रहेगा। नेता लोग रहेंगे ये इसमें, कानून बनाने डिसीजन का बातचीत काम करना करता तो है। इसमें बनेगा। और और इसी जो कानून का इम्प्लीमेंट इम्प्लीमेंट होगा कौन करेगा? ये परमानेंट बॉडी है, टेम्प्रोरी। टेम्परेरी। तो याद करो मेरे साथ कि हो ये गया। क्या है? मेड अप फ्रॉम फ्रॉम रजिस्टर्ड वोटर, वोटर, मेड अप फ्रॉम वार्ड मेंबर एंड सरपंच। फिर ये परमानेंट बॉडी है जो बॉडी डिसॉल्व नहीं होगा, है टेम्प्रोरी बॉडी है जो कि जो डिसॉल्व हो जाएगा। वन इलेक्टेड फॉर 5 ईयर। लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव। कितना बढ़िया से आंसर फ्रेमिंग किया। चलो हम दिखाइए करते इसका आंसर, अब खत्म हो जाएगा। अब लास्ट क्वेश्चन इसमें, हम तो बहुत देर से फेडरल गवर्नमेंट पढ़ रहे हैं, लेकिन एक और भी तो फॉर्म है गवर्नमेंट का, बताया तो शुरुआत में चैप्टर के, यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। हाँ, तो ऐसा एक लास्ट क्वेश्चन आता है, राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन फेडरल गवर्नमेंट एंड यूनिटरी गवर्नमेंट। पर इसको तो पढ़ना ही नहीं है। अरे नहीं पढ़ना है कि डिफरेंस पूछता है। अच्छा, इन दोनों का अंतर बताइए और आपकी नज़र में कौन सा अच्छा है और क्यों। तो फेडरल अच्छा है, ऐसे अंतर पहले जान लीजिए। मोस्ट टिपिकल चैप्टर था ये सिविक्स का, लेकिन इतना आसानी से इसको बताएं हम, ये बड़ा पूरा मजा आ चैप्टर। तो देखो फेडरल गवर्नमेंट क्या है, ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट हैज इट्स ऑन ऑन पावर। पावर। फेडरल गवर्नमेंट में क्या होता है, हर एक सारे लेवल के लेवल के 3 लेवल में होता है। पावर शेयरिंग होता है इसमें कि नहीं? पावर शेयरिंग होता है, शेयरिंग इसका होता है, सबके पास सबके अपना पास अपना अपना क्या पावर पावर है, इसे लिख के बताओगे। हाँ। सबके पास अपना पावर, लेकिन इसमें क्या होगा, वन इज One is सेंट्रल central लेवल ऑफ level of गवर्नमेंट government हैज ऑल पावर। यहाँ का तो मोस्ट वर्क की जगह जो सेंट्रल लेवल से पीसी के पास सारा पावर होगा, ये बाकी क्या करेगा, मुंह देखेगा, स्टेट कौवा लेवल चराएगा। ये ऐसा कहाँ होता है, इंडिया में, यूएसए में। ऐसा कहाँ होता है, ये फ्रांस में, इंग्लैंड में। सो फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या है, अच्छा। गुड है। इसका क्यों इसलिए, तो यहाँ पे लिख सकते हो एडमिनिस्ट्रेटिव इजियर, इंस्पिरेशन अच्छा से चलेगा, स्टेबल गवर्नमेंट। स्टेबल गवर्नमेंट है, फिर इलेक्शन इलेक्टेड करने में पीपल थोड़ा फिर ठीक उसके बाद रहेगा। लिख सकते हो प्रमोट रीजनल डाइवर्सिटी, हाँ। ऐसा टाइप का लिख सकता है ना तुम। हाँ। तो यहाँ पे ये लिखोगे, याद हो गया। इसमें क्या है कि पावर इज सेपरेटेड बिटवीन ऑल लेवल ऑफ द गवर्नमेंट एंड ऑल लेवल ऑफ गवर्नमेंट हैव इट्स ओन पावर। हियर पावर इज नॉट सेपरेटेड बिटवीन ऑल लेवल ऑफ गवर्नमेंट, ओनली सेंट्रल लेवल ऑफ गवर्नमेंट हैव एक्सरसाइज या एंजॉय ऑल पावर। एग्जाम्पल याद कर लो, फ्रांस में, इंग्लैंड में, इंडिया अमेरिका में यही है फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। लेकिन इंडिया अमेरिका में फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फिर भी अंतर है। क्या अंतर है, अगर बता दोगे तुम समझ जाएंगे। इंडिया बताते हैं 2 पार्टी सिस्टम है, अमेरिका में वो कहूँ है, लेकिन फेडरल में क्या क्या अंतर है इंडिया अमेरिका में? इंडिया में क्या है, होल्डिंग टुगेदर है, और अमेरिका में वो कमिंग टुगेदर है, जो फेडरलिज्म। समझ में आ रहा है? चलो ये है। अब कुछ एमसीक्यू जल्दी जल्दी हो जाएगा कि हाउ मेनी लैंग्वेज और 8 शेड्यूल में कितना लैंग्वेज है? 22 है। पता है ना? हाँ। राजस्थानी नहीं है, राजस्थानी नहीं है, बाकी जिसका भी स्टेट का नाम सब सब है। इन विच सिस्टम इलेक्टेड बॉडीज, असमी है, बोडो है, नेपाली है, ये सब बोलना है। एक क्यों नेपाली विदेशी भाषा है उसमें, मतलब कोई नेपाली में भी एग्जाम दे सकता है। 1/3 रिजर्व है ना? हाँ। सीट कहाँ पे? वुमेन के लिए। कहाँ पे? लोकसभा में। लोकसभा में। लोकसभा में नहीं है, आप फिर क्यों बोले? पंचायत में है, पंचायत म्युनिसिपल कोऑपरेटिव में, लोकल गवर्नमेंट में सिर्फ। आज बहुत खाली हमारे ठीक है। चलिए यहाँ देखो, डैश मेड द शिफ्ट फ्रॉम यूनिटरी टू फेडरल फॉर्म गवर्नमेंट। कौन सा यूनिट? फिर कहाँ पे? अरे फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट देखो, पावर पहले वहां पे था यूनिटरी सिस्टम, मतलब पावर खाली सेंटर एंजॉय कर रहा था। हाँ। फेडरल आ गया, मतलब पावर ऑफ सेंटर से स्टेट को भी दिया जाने लगा। श्रीलंका तो नहीं हो सकता, यहाँ पे तो सिविल वार हो गया ये सब है। यही तो बता, श्रीलंका में तो खराब चीज ना हुआ, अच्छा चीज किसमें हुआ? बेल्जियम में। तो यही मारेंगे, इंडिया दिमाग पे भी करेंगे। हाँ, इंडिया में शुरू से फेडरल है। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स आर इंक्लूडेड इन द स्टेट लिस्ट? स्टेट लिस्ट में कौन होता है? स्टेट लिस्ट का क्या ट्रिक बताया? राज्यपुर को याद करो, एग्रीकल्चर, बस गांव याद करो, पुलिस दिखाई पड़ रहा, पापा का व्यापार हो रहा है, तो ये सब चीज हो रहा है। ठीक है, ऑल ऑफ दिस। फिर से यहाँ पे देखो,
इफ देयर इज द कॉन्फ्लिक्ट इन द लॉज मेड फॉर द सब्जेक्ट इन द कंकरेंट लिस्ट, अगर कंकरेंट लिस्ट में कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाए तो लॉ किसके द्वारा बनाया जाएगा? अब उसी के द्वारा बनता है ना, कंकरेंट यूनियन लिस्ट में लॉ किसके द्वारा बनाया जाता है? दो आदमी के द्वारा, यूनियन और स्टेट स्टेट। के द्वारा। लेकिन कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, बनाया तो जाता तुमने भी द्वारा, बोलेगा स्टेट बनाएंगे कंकरेंट भी, यूनियन भी, लेकिन इस अगर ई और जाए कि हम ही बनाएंगे तो सिर्फ इसी को बनाने दिया जाएगा। अच्छा, मतलब इसको मान कर इसको बनाने देगा, नहीं तो नहीं देगा। लेकिन स्टेट पे सिर्फ स्टेट ही बनाएगा, सेंटर सिर्फ सेंटर ही बनाएगा, कॉन्करेंट पे दोनों बना सकता है, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट हो गया तो सिर्फ यूनियन बनाएगा, रेसिडुअल सब्जेक्ट पे भी सिर्फ यूनियन बनाएगा। यूनियन को ज्यादा स्टेट को सिर्फ दो जगह चांस है, लेकिन इसमें एक तो कन्फर्म है, एक पे कन्फर्म नहीं है। ड्यू टू देयर सोशल एंड हिस्टोरिकल, कहाँ पे आर्टिकल पता नहीं याद करेगा, वो तो आर्टिकल है 371, नॉर्थ ईस्ट का पूरा स्टेट है, इसमें स्पेशल पावर दिया गया है। क्या चीज क्लियर कर, सवाल ऐसा आ जाए तो टू प्रमोट देयर कल्चर, टू फॉर डेवलपमेंट, ऐसे लिख सकता है, इतना तो हमको भी लिखने आ गया था, में लिख सकते हो। व्हेन पावर इज टेकन अवे फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड इज गिवन टू लोकल गवर्नमेंट, इसका डेफिनेशन है सेंट्रल इट इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन व्हिच द पावर इज गिवन टू द टेकन फ्रॉम द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट गिवन टू द लोकल गवर्नमेंट। क्या कहते हैं इसको? डिसेंट्रलाइजेशन। आप ऑप्शन देखने दीजिए, आप पंचायत समिति सब नहीं बोलते हैं, ठीक है, डिसेंट्रलाइजेशन। फिर उसके बाद कब स्ट्रेंथन किया गया था? 1952 में, 1992 कब स्ट्रेंथन किया गया? 1992 1/3 रिजर्वेशन के लिए, महिला के लिए, ओबीसी एससी स्टेट इलेक्शन कमीशन को बनाया गया, फॉर्म स्टेट इलेक्शन कमीशन व्हिच आर रिस्पांसिबल फॉर द पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटीज इलेक्शन या लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन, ठीक है, और सब भी याद कर दो। फिर से उसके बाद क्या है? हु हैज द पावर टू मेक लॉ ऑन रेसिडुअरी सब्जेक्ट? यूनियन। स्पेस टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। फिर से यहाँ पे देख लो, ए मेजर स्टेप टुवर्ड्स डिसेंट्रलाइजेशन टेकन इन 1992, हाँ सही बात है, ट्रू। कॉन्स्टिट्यूशन वाज अमेंड टू मेक द थर्ड टीयर ऑफ डेमोक्रेसी मोर पावरफुल, हाँ ये किया 1992 में संविधान में तो चेंज ला के 5 चीज जोड़ दिया गया संविधान में, स्टेट इलेक्शन कमीशन बनाई, 1/3 बनाई, विधान में चेंज किया गया था, हाँ, तो ये दोनों सही है, दोनों का एक्सप्लेनेशन भी है। फिर से उसके बाद है द सब्जेक्ट विच आर नॉट इंक्लूडेड इन द यूनियन लिस्ट कंकरेंट लिस्ट, इसको रेसिडुअरी सब्जेक्ट कहेंगे, हाँ ये सब्जेक्ट ऐसा है, इसमें सब्जेक्ट क्लासिफाई नहीं रहता है कि इसमें क्या रखना है नहीं रखना है, कुछ भी जो नया चीज मिलता है, जैसे कि ये अफवाह किसने किया कि छोटी लड़कियां क्या है सब्जेक्ट लगता है, तो ये रेसिडुअल सब्जेक्ट में रख देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर है इट इज वेरी सिंपल टू मेक चेंजेस इन बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, बहुत सिंपल है, नहीं उसको तो बहुत 2/3 चाहिए दोनों हाउस से, मतलब 3 में से 2 लोगों को मनाना होगा, हाफ स्टेट को मनाना पड़ता, बोथ द हाउसेस हैव द पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन इंडिपेंडेंटली, नहीं दोनों साथ मिलके है, प्लस लिखा हुआ नहीं लिखा, ऐसी भाषा याद कर लो, याद है ना कैसे चेंजिंग है, लेकिन मैं कहा 2/3 मेजोरिटी ऑफ द ईच स्टेट इन द पार्लियामेंट प्लस एंड half of the state also ratify the for amendment in the constitution या changes in the constitution। amendment का मतलब ही होता है changes, संविधान में संशोधन। हिंदी is identified as the official language, हाँ ऑफिशियल लैंग्वेज है, कहाँ ऑफिशियल लैंग्वेज है कोई जगह? ऑफिशियल नहीं ना है, नहीं है, नेशनल लैंग्वेज नहीं है, ऑफिशियल लैंग्वेज है। It helped in creating the supremacy of Hindi speaking people over other, नहीं ऑफिशियल लैंग्वेज है इसका मतलब थोड़ी कि तमिल के ऊपर क्या कहेगा रे, हिंदी थोप दिया, ऐसे थोड़ी है। अब यहाँ पे देखो ये तो हो गया, यहाँ तक खत्म हो गया, जय माता दी। अब